जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमवि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और आज चंद्र घंटा रूप है दुर्गा माता का। आपको पता है कि पार्वती जी ने जब शिव जी के साथ विवाह किया था तो उनके ऊपर अर्धचंद्र था, तो इसलिए ये नाम पड़ा था। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सुभाष जी, प्रेमनाथ जी, इंदिरा जी, स्वामी जी, राम स्वरूप जी, अमित जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज का जो है मेरा टॉपिक है, अब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था क्या रखूं, क्योंकि बहुत सारे जो बीके हैं वो आना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है। तो इसलिए मैं जो हूँ टॉपिक ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, रिसर्च करती हूँ। तो मेरे को आज एक टॉपिक मिला है और वो है डच। जो लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं उनको डच डच बोलते हैं। डच एक्चुअली में जैसे हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो तुम अपना पैसा दो मैं अपना दूं, तो उसको भी डच बोलते हैं। डच वे है ये। वहां पर खाने में लोग जब जाते हैं तो सब कोई अपना अपना पे करते हैं, तो इसको भी डच कहते हैं। तो डच जो है अ, वो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसकी जो लीडर है, उसने जो बूढ़े बाड़े लोग हैं उनसे 27 मिलियन यूरो ठग लिए। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और एंड में मैं ये स्ट्रीम का लिंक दे दूंगी तो और लोग भी आके इस पे बात कर सकते हैं। तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये ब्रह्म कुमारी फोरम में ही है। उर्मिला जी आपको राम राम। ये है डच ब्रह्म कुमारी लीडर ने 27 मिलियन फ्रॉड किया। इसको मैंने हिंदी में भी कर दिया है और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ना। अविश्वसनीय है। भारत में ब्रह्म कुमारी व्यवसायों और परियोजनाओं के वित्त पोषण में कई मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी जो है, ये इंग्लिश का एक मुहावरा है, उसको उसने हिंदी में किया है। डच ब्रह्म कुमारियों को नीदरलैंड के समकक्ष द्वारा रिपोर्ट किया गया है। वित्तीय टाइम्स यानी वहां का जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसमें ये न्यूज आई है।
27 मिलियन धोखाधड़ी की है। कम से कम थोड़ा-थोड़ा करके, या यूँ कहें कि रुपया दर रुपया, ब्रह्म कुमारी इसका नाम सदा महाद्वीप पर धोखाधड़ी की गतिविधियों पर्याय बन रहा है। यानी कि अब धोखाधड़ी का पर्यायवाची हो गया है ब्रह्म कुमारी। मूल दस्तावेज, यानी कि यहाँ इस साइट पर इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उनका ट्रांसलेशन भी दिया है। अगर कोई इसके साथ मेरी मदद कर सकता है तो कृपया करें। ये मेरे लिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन हेरोल्ड का नाम आता है। क्या किसी को पता है ये कौन है? मुझे लगता है जब आप मानते हैं कि दुनिया का अंत आपको जेल से बचाने के लिए आ रहा है और आपको अपने बुरे कर्मों को दूर करने के लिए बाबा को याद रखना है, कुछ भी संभव है। और हम बाबा के दिव्य एंजल्स से क्या सुनते हैं? सभी मानवता, उनके नेताओं की 108 सर्वोच्च आत्माएं, इस सब के बारे में। हाँ, यह पावर ऑफ साइलेंस लोग हैं, या ओमर्टा जैसे कि अन्य माफिया इसे कहते हैं, बुजुर्गों और अनुभवहीन को निशाना बनाना। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो बूढ़े लोग हैं और जो अनुभवहीन हैं, यानी कि दो तरह के लोग। जो वल्नरेबल लोग कौन होते हैं? बूढ़े और बच्चे। बच्चे जो होते हैं उनको अनुभव नहीं होता, और बूढ़े जो होते हैं वो बूढ़े होते हैं, मतलब बुजुर्ग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सुंदर सा ब्रोशर द्वारा बहकाया गया, मतलब ब्रोशर अपना दिखाया बड़ा सुंदर सा। हाँ, सब कुछ मुझे BKWSU लगता है। प्रश्न ये है कि कितने समय से दोनों व्यक्ति ब्रह्म कुमारी केंद्र में एक साथ बैठे थे। एक को पता था कि वे दूसरे को धोखा दे रहे थे, और इस समय बाबा का संरक्षण कहाँ था? तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि ये कहते हैं कि बाबा की आत्मा यहाँ रहती है, संस्था को मतलब गाइड करती है। तो ये कैसी बाबा की आत्मा है जो जो धोखा इतना पर हो रहा है, लेकिन बाबा कुछ नहीं कर रहा है इस बारे में। मतलब बाबा चला गया मर के, अब उस किसी को परवाह ही नहीं है कि कितना लूट खसोट और धोखाधड़ी यहाँ चल रही है, चाहे, और कोई एथिक्स ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोगों को ये लोग ठग रहे हैं। अब ये एक्चुअली में पूरा आर्टिकल विद इन कोट्स है, ये पूरा का पूरा वैसे ही चेप दिया है, तभी तो यहाँ लिखा है कि मूल डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं। तो ये मूल है, इसका पूरा वैसे ही कर दिया है। इसको मैंने ट्रांसलेट करा हुआ है, ये है इसका आर्टिकल। बॉन्ड्स VSM वुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो रुइजर्स, ईवा रुइजर्स, अक्टूबर 2014। बॉन्ड में 27 मिलियन से अधिक। सॉलिड रियल्टी कॉरपोरेशन VSM ने 581 निवेशकों को बेचा पैसा, जो बड़े पैमाने पर डच अचल संपत्ति में निवेश किया जाएगा, प्रोस्पेक्ट्स का वादा किया। वास्तव में VSM केवल सरकारी अभियोजक OM के पढ़ने के अनुसार व्यावसायिक परिसर और कार्यालयों में 10.8 मिलियन यूरो था। यूरो निवेश का 12 मिलियन गायब हो जाएगा। प्रतिवादियों का तर्क है कि यह राशि व्यवसाय को चालू रखने के लिए थी। 6 संदिग्धों के खिलाफ अभियोजकों ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी जैसे अपराधों के लिए 4 साल के कारावास से लेकर सामुदायिक सेवा की सजा तक की मांग की। अल्मेलो अदालत ने 17 अक्टूबर के बयान में फैसला किया। यानी कि ये 6 लोग थे जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट थे। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या मतलब? वो थे, सस्पेक्ट्स थे। इनको 4 साल की सजा, और जो है कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ती है, वो उसका इन लोगों ने कहा। स्ट्रोक विक्टिम, ओ माय गॉड, वाह, स्ट्रोक विक्टिम। निवेशकों का एक बड़ा हिस्सा अपने कुछ निवेश खो चुका है, और या शायद सब भी। उनमें से कई बुजुर्ग थे, निवेश की कला में अनुभवहीन थे, और उनके पास बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। उन्हें सुंदर ब्रोशर और बिचौलियों या स्वयं संदिग्धों के प्रचार संदर्भों द्वारा बहकाया गया था। एक पीड़ित नॉर्डविस्क ने 62 वर्ष की आयु का एक जन
पीड़ित अखबार में अपना नाम नहीं चाहता क्योंकि उसे संदिग्धों द्वारा धमकी दिए जाने का डर है। तो यहाँ तक मैंने ये पढ़ा कि बहुत सारे बूढ़े लोग रहते थे जो नीदरलैंड में, तो ये जो ब्रह्म कुमारियाँ थी, इन्होंने बड़ा सुंदर सा एक ब्रोशर दिखाया और कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बताए कि आपको इतना बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, और उनके बहुत बहुत सारे बूढ़े लोगों का कर दिया। और उसमें से एक नॉलविल्स नाम का एक आदमी था जो 62 इयर्स का था, और उसने अपना नाम नहीं चाहता वो अखबार में क्योंकि उसको धमकियां भी दी जा रही थी। तो अब देखो ये लोग सीधे सीधे गुंडागर्दी पे हैं, ये लोग धमकवाते हैं, मरवा देते हैं जान से। ये बातें तो हमें बहुत जगहों से पता चली हैं। तो वो धमकी इसलिए वो अखबार में अपना नाम नहीं चाहता। कार्यालय की आपूर्ति में काम करता था जब वह 1994 में एक गंभीर स्ट्रोक की चपेट में आ गया। तो इस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया, ये वहां पर कार्यालय में काम करता था, और 1994 में इसको एक स्ट्रोक हुआ। उन्होंने कुछ और वर्षों तक काम करने की कोशिश की, लेकिन 2001 में डी आई जेबिलिटी, ये क्या है, डिसेबिलिटीज होगा, हाँ, डिसेबिलिटी अलाउंस 2001 में उसने क्लेम किया। 2003 में उनकी पत्नी भी अक्षम हो गई, मतलब उसकी पत्नी भी डिसेबल्ड जैसी हो गई, और उनकी आय में 25% की गिरावट आई, इसलिए उन्होंने आय बढ़ाने के अवसरों की तलाश की। तो ये हस्बैंड वाइफ थे। मैं 1 मिनट यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ क्या था। वन विक्टिम जैन एजेड 62 फॉर्म। अच्छा, तो नाल्विट उसका नाम नहीं था, वो उस जगह का रहने वाला था। इंग्लिश का ज्यादा सही से लिखा हुआ है। जैन नाम था उसका, जन या जैन रख लो। वो नाल्डविच एक जगह वहां से रहने वाला था। और जैन उसको बोलते हैं जो जिसका हम नहीं जानते ना, तो हम जॉन डो, जैन डो ऐसे बोलते हैं ना, जिसको हम नेम नहीं करना चाहते, अनामिका जैसे बोलते हैं ना, वैसे। तो वो ऑफिस सप्लाईज में काम करता था और उसको स्ट्रोक हो गया, और उसने थोड़े साल और काम करने की कोशिश की, लेकिन उसको डिसेबिलिटी अलाउंस 2001 में उसने क्लेम किया, और 2003 में उसकी वाइफ की भी इनकेपेसिटेट हो गई और उसकी इनकम 25% ड्रॉप हो गई। तो वो भी सोचने लगा मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं। मैं अब इसी से पढ़ना चाहूंगी, मुझे इसमें ज्यादा समझ में आता है, इसमें हिंदी ज्यादा ज्यादा ही कुछ लिखी हुई है। चलो मैं देखती हूँ, अगर कुछ मुश्किल होगा तो वहां चली जाऊंगी। ब्रह्म कुमारीज, उस समय के आसपास वह ब्रह्म कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में भाग लेता था। तो ये आदमी जब डिसेबल्ड हो गया, ये वहां पर जो ब्रह्म कुमारी का सेंटर है वहां की जो प्रोग्राम्स है उसमें भाग लेता था, जहां वह वीएसएम के पूर्व वित्तीय निदेशक और धोखाधड़ी में संदिग्धों में से एक से मिला। तो ये वहां पर जो इनका ठगों का ग्रुप था ब्रह्म कुमारी में, उनसे मिला एक से। मैं अपनी शांति खोजने के लिए वहां गया था। जॉन कहते हैं, मेरे स्ट्रोक के बाद मैं किसी भी समय नहीं चल सकता था, बात नहीं कर रहा था, देख नहीं रहा था। ब्रह्म कुमारी कहती है कि छात्र ईमानदार और खुले रहना सीखते हैं। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य लोगों में सर्वश्रेष्ठ लाना है। आप इसे ड्राइव कर सकते हैं। देखो उसका हिंदी अच्छा नहीं किया हुआ है। मतलब यू कैन ड्राइव टू इट का मतलब है कि आप उस उद्देश्य को पा सकते हैं, कि भाई लोगों के अंदर, इन ब्रह्म कुमारियों ने कहा कि भाई जो छात्र हैं उनको ईमानदार और ओपन होना चाहिए, और जो लोगों के अंदर बेस्ट चीज है वो क्वालिटी, उसको बाहर निखार के लाना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है देखो। ये बोलते हैं कि लोगों की बेस्ट क्वालिटी निखार के लाओ, लेकिन क्या ये ऐसा करते हैं? नहीं, ये हमेशा यहाँ आके दूसरों को प्रवोक करते हैं और उनका गुस्सा जो है एग्रवेट करते हैं, और दूसरों के अंदर की बैड क्वालिटीज निकालते हैं ये, और यहाँ पर कह रहे हैं कि गुड क्वालिटीज। तो द टू गेट ऑन वेल, तो मतलब ये जो जॉन था, जिसका कि असली नाम जॉन नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति जो जिसको स्ट्रोक का विक्टिम था और जिसकी वाइफ भी इनकैपेसिटेट हो गई थी, वो जो संदिग्ध ब्रह्म कुमार से मिला था उससे उसकी अच्छी दोस्ती सी हो गई। और जॉन जो है वो बी के जो ब्रह्म कुमार था उसको अच्छा ट्रस्ट करता था, और उस ब्रह्म कुमार ने कहा कि तुम वीएसएम में इन्वेस्ट कर दो। अ, और वो उसके घर भी गया उसको ये प्लान समझाने के लिए, यानी बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनके घर भी पहुंच गया ये।
कि वीएसएम बॉन्ड जो है वो बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और उसकी मंथली रिटर्न जो है वो 4.5 से 9% तक है। और मनी जो है वो डच का जो जो नीदरलैंड्स में जो रियल एस्टेट है उसमें इन्वेस्ट होगा। और जॉन कहता है कि उसने बड़ा अच्छा समझाया, और उसने कहा कि देखो तुम वहां पर और वहां तक जाके देख भी सकते हो वो रियल एस्टेट कैसे बन रही है, मतलब। और इस एडिशन में प्रोस्पेक्टस जो है उसमें स्टैंप भी लगा था अप्रूवल का एएफएम से। तो एएफएम कोई बॉडी होगी जो कि अप्रूवल बॉडी है, जो रियल एस्टेट को अप्रूव करती होगी, ऐसा कुछ होगा नीदरलैंड्स में। तो बीके ने, ब्रह्म कुमार ने उसको बताया कि वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है। अब ये देखो कि इस जॉन को, इसने, ब्रह्म कुमार ने उसके घर जाकर ये बड़ा सुंदर सा ब्रोशर दिखाया, और कहा कि जो भी आप निवेश करेंगे उसमें 4.5% से 9%। अब देखो बैंक कितना कम देता है, तो उसके मुकाबले में ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो 4 गुना से तो स्टार्ट हो रहा है, 4.5% से 9% तक आपको ये जो है उसका रिटर्न आएगा। और देखो, आप वहां जाके देख भी सकते हो कि ड्राइव करके वहां जाओ और देख लो कि भाई बिल्डिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितना अच्छा बन रहा है। और जो है आप अपना पैसा कभी भी मन करे तो वापस भी निकाल सकते हो। तो भाई कोई सोचेगा मेरा पैसा अगर पड़ा ही है तो क्यों ना मैं लगा ही दूं, है ना। कभी भी मैं निकाल सकता हूँ जब मेरा मन नहीं सूटेबल, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो जैन और उसकी वाइफ, उनके पास बहुत पैसा नहीं था बैंक में ताकि वो इन्वेस्ट करें, लेकिन उन्होंने घर खरीदा था 1978 में, और उसकी कीमत काफी बढ़ गई थी। तो उन्होंने जो है एक और मॉर्गेज लिया उस घर पर, मतलब उस घर को गिरवी रख के उन्होंने एक और जो है वो इन्वेस्टमेंट करा। वीएसएम, ये जो कंपनी थी जो ब्रह्म कुमार कह रहे थे, और उसमें 75,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट किया 2006 में, और 20,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट किया 2007 में। तो मिला के 95,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट करा। अब देखो जी, बीके डिसअपियर्ड, बीके गायब हो गया। देखा आपने, बुजुर्गों से इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करा के उनके घर आके ब्रोशर दिखाया। अभी देखो इनको तो दुनियावी मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए भाई, ये आध्यात्मिक लोग हैं। तो ये कैसे जो है ये फाइनेंशियल, अरे भैया ये तो फाइनेंशियल ब्रोकरेज भी है, ये तो दलाल है पूरे फाइनेंशियल, ये तो शेयर मार्केट, बॉन्ड्स कौन से खरीदो, इन सब में ये है मतलब इन्वॉल्व। ये तो पूरी तरह से मतलब इनके हाथ सारे जो लौकिक चीजें हैं उनमें पूरे पूरे धंसे हुए हैं ये। तो ये मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, ये एक्स बी के ने अपनी वहां पर व्यथा लिखी है, ठीक है राधु। और तुम जो है एक कठोर अगर बदमाश व्यक्ति हो तो ही तुम जो है इनसे इनकी पीड़ा नहीं अनुभव करोगे। प्रूफ यही है कि उसने कहा है, क्योंकि उसको क्या करे, अभी हम उसका अनुभव तो पढ़ ही सकते हैं ना। कोई झूठ मूठ में तो नहीं ब्रह्म कुमारी के लिए बोलेगा। इसने इन्वेस्टमेंट किया, इसके बैंक के अकाउंट्स होंगे जिससे अप्रूव होगा, हो सकता है। और बी के फिर डिसअपियर हो गया 2007 और 2008 में। ये जॉन जो था, इसको जैन लिखा हुआ है, इसने जो है मंथली इसको रिटर्न आई 4.5 की। लेकिन 2009 के बाद जो है आना बंद हो गई। तो 2 साल इसको आई, इसके बाद बंद हो गया। जॉन जो है वो वीएसएम की साइट को देखने गया, क्योंकि इस ब्रह्म कुमार ने कहा था कि आप वहां पर ड्राइव करके जाके देख सकते हो। तब इसने नोटिस किया, अभी तक तो इसे शक ही नहीं था कि भाई वो जो ब्रह्म कुमार था उसका तो नाम भी गायब हो गया, और वो तो कंपनी ही छोड़ गया। और फिर इसके बाद जॉन ने बहुत बार कॉल किया और बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि भाई उसको मिले जो रिटर्न है। तो उसको क्या बोला जाता था वीएसएम वालों से, शांत हो जाओ, सब कुछ सही है, शांत हो जाओ।
अभी कुछ समझ में आया? यहाँ जो चेटिया जी हैं जिनके इतने पैसे खा लिए, कितने करोड़ खाए थे, 26 करोड़ जो खाए थे, और ये बार बार उसको जो ब्रह्म कुमारी उसको फोन करते थे, तो वो फोन ही नहीं उठाती थी। अब कुछ याद आया आपको? अभी मैंने 3-4 दिन पहले जो एक स्ट्रीम करी है उसमें चेटिया जी आए थे और बता रहे थे कि उनका कंस्ट्रक्शन का था और उनसे सारा सामान डलवा लिया, सीमेंट और ये सब का, और उनके पास पूरा सर्टिफिकेट भी है, उन्होंने तो सर्टिफिकेट भी ले लिया ब्रह्म कुमारी का, जो मैंने आपको दिखाया था स्ट्रीम में। और राधु देख लेना, वो मैंने उस स्ट्रीम में तो प्रूफ दिखाया है, उसमें ब्रह्म कुमारी के साइन है कि हाँ वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, 2 साल में सारा सामान डलवा दिया है, बचा हुआ पेमेंट करा ही नहीं, 26 करोड़ खा गए उसका। तो अभी देखो यहाँ पर, और इसके बाद उसने कई बार फोन करा वहां पर तो वो उठाती ही नहीं थी फोन, ये सेम चीज है देखो। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कोई फोन नहीं उठाया। अब रियल एस्टेट कंपनी ने इसको नया ब्रोशर भी मेल कर दिया, तो और कहा कि देखो हम जब लोहा गर्म होता है तब स्ट्राइक करते हैं, क्या आप अभी हो अंदर इसमें, मतलब वीएसएम ने अपने इन्वेस्टर से पूछा। और रिसेशन खत्म हो गया है, सीबीएस ने कहा है, और ये उनका जो लीफलेट थी वो उसने भी कहा, और इसलिए वीएसएम को जो है अपॉर्चुनिटी नजर आई। और इन्होंने कहा कि नेम ऑफ द गेम ये है कि परचेज प्राइस अभी अंडर प्रेशर है, इसका मतलब हम जब मार्केट लो होता है तो रियल एस्टेट खरीदा जाता है, जैसा कि आपको पता है ना कि मार्केट जब लो चल रहा होता है तो लोग खरीदते हैं, और जब मार्केट हाई होता है तो बेचते हैं। तो इसने ये प्रेशर दिया कि भाई अभी तो मार्केट लो चल रहा है, परचेस बहुत लो चल रहा है, तो हमें बाई करना चाहिए रियल एस्टेट। तो फिर 10,000 यूरो एटलीस्ट लगाइए, तो आपको जो है लग्जूरियस वीकेंड मिलेगा 2 जनों के लिए गिफ्ट के साथ, वाया वाया। 2009 में फोन बज रहा था वीएसएम में, लेकिन उन इन्वेस्टर से नहीं जो पैसा दोबारा लगाना चाहते थे, बल्कि वो इन्वेस्टर्स जो वहां पर, ऐसा खाली जॉन अकेला नहीं था, और भी इन्वेस्टर्स थे जिनको कोई रिटर्न नहीं पे करा गया। इसके बाद थोड़े समय तक पे करा, इसके बाद कोई रिटर्न नहीं आया, उनका मूल पैसा भी खा गई ये कंपनी जो है, वो कोलैप्स कर गई है, और द नीदरलैंड्स डच बैंक के उसमें आ गई है नोटिस में। वीएसएम के पास कोई इक्विटी नहीं है, इक्विटी मतलब जो है कैश पैसा, जो है वो मतलब इनसफिशिएंट है। और जो बहुत सारा पैसा वीएसएम ने इन इन्वेस्टर से लिया था उसको एक पेरेंट कंपनी है एपेक्स, उसमें भेज दिया था। एपेक्स और उनके बहुत सारे जो डिफेंडेंट्स हैं, तो ये लोग कह रहे थे कि एपेक्स ने सारा पैसा खर्च दिया है, कि भाई वो उसका पैसा जो है सारा वर्क और स्टफ में लग गया है, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे जॉन था, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे। रूड निगेल जो 70 साल का है, उसने कहा, वो सेक्रेटरी है टू द फाउंडेशन, जो जैसे बॉन्ड होल्डर, जैसे हमने एक्स बी के सभा रखी है, मतलब रखते हैं, एक्स बी के प्लेटफॉर्म है ये, इसी तरह बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे जो कि इसी इन्हीं के द्वारा धोखा में आए थे, एग्रीव्ड बॉन्ड होल्डर्स जो थे, इनका हेड है ये रॉड निगेल, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है, 70 साल का है ये। और ये कहता है मैं एक ऐसा इन्वेस्टर था जिसके अंदर बिजनेस सेंस नहीं थी भाई, ये लोग सीधे साधे लोग थे, इनके अंदर कोई पैसा कमाने का बिजनेस सेंस नहीं है, इसलिए इसके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर था जिसने की कहा कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, तो इसको लगा सेफ है, तो इसने जो है सोचा कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। निगेल ने 45,000 यूरो लगाए थे, और ये देखो जॉन ने तो 75,000 पहले लगाए और 20,000 बाद में, यानी 95,000 यूरोस जो है इसने लगाए थे। इस बंदे ने तो कम लगाए थे, 45,000, और इसने सोचा 10 साल में वो 54,000 हो जाएंगे,
और रिटर्न उसको कोई नहीं मिला। 10 साल तक इसने निकाला और उसकी जो वाइफ है वो भी 60 साल में रिटायर हो गई। उसकी वाइफ तो 13 साल उससे छोटी है, और इन्होंने सोचा कि हम ओल्ड एज जो है वो एंजॉय करेंगे। अब उसकी वाइफ जो है वो 67th ईयर तक उनको वर्क करना पड़ेगा। अब ये 80 का है, अब ये कभी इंजॉय नहीं कर सकता। ये सारा पैसा इनका फ्रॉड हो गया। अब इसने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, मैं ये भी बता दूं ये किसका एक्सपीरियंस है। मैंने ये XPL ने ये पूरा अखबार का निकाला है कटिंग, नीचे ये मैंने अखबार का कटिंग पढ़ा है। और अब इस पर ये आगे बोलती है कि हेरोल्ड के जो है, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि इस आर्टिकल में कोई हेरल्ड का भी, ये पूरा आर्टिकल नहीं काट के लगाया है, इसमें और भी इंफॉर्मेशन है। तो जो कोई हेरल्ड के बारे में पूछ रहा था तो इसने कहा शायद ये हेरल्ड कॉप्स है। ये एक ब्रह्म कुमारी फॉलोअर है 20 साल से, और ये BKWSU एक्टिविटी को देखता है आइंडहोवन नीदरलैंड्स में। तो ये टीचर है या सेंटर इंचार्ज, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। और वो बताता है कि वो जो है वो है, एक मिनट, ये है, ये एक्चुअली में इसका रेज्यूमे सारा डच में था तो इसलिए मैं ट्रांसलेट करा है। ये है, नहीं ये अभी भी डच में ही है। तो आप देख सकते हैं ये इसका प्रोफाइल है। हैरोल्ड कॉप्स, इसने अपनी तस्वीर नहीं लगा रखी है, ये ब्रह्म कुमार है। अच्छा, फिर सी ऑल्सो Eindhoven Dialoguetafel, हेरल्ड कॉप्स ऑफर सोल केयर सेमिनार्स। ये सोल केयर करके एक सेमिनार भी आयोजित करता है। अब ये पेज का लिंक वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये इन लोगों की चाल होगी कोई। अब लोग जो हैं वो बहुत ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं। हैरोल्ड कॉप्स ने लिखा कि ये वॉलंटियर था 20 साल से ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल एकेडमी में, और कि भाई ब्रह्म कुमारी जो है वो तो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस इंडिविजुअल की इंक्रीज करती है, और एटीट्यूड को शेप करती है, बिहेवियर स्किल्स को और वैल्यूज पर्सनल सोशल एंड सिविक लाइफ में। और ये कोऑर्डिनेटर था एक्टिविटीज आइंडहोवन एक जगह वहां पर। अब ये सारा जो है डच में लिखा हुआ है। मैं अपनी फ्रेंड से पूछ सकती हूँ, वो मेरी फ्रेंड एक रहती है नीदरलैंड्स में, तो वो डच में कर देगी, नहीं तो मैं तो गूगल ट्रांसलेट ही यूज कर सकते हैं। अब अगला पोस्ट इसी बारे में इसने लिखा है कि बीके सेंटर इंचार्ज जो था 20 साल से, उसने अपना फायदा उठा के इतने सारे शेयर होल्डर्स को इतने सालों तक कुछ भी नहीं दिया, मतलब धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हो गया। और उसने ये सारा पैसा खाया और उससे एक्सपेंसिव कार्स हाउसेस खरीदे। और उसने जो है वो बीके ने वो कंपनी भी छोड़ दी बाद में जहां पे वो काम करता था। ये ब्रह्म कुमार ने वो कंपनी VSM छोड़ दी, और उसने जो बीके के जो लोग हैं उनको भी अलर्ट नहीं किया, ना उसने इन्वेस्टर्स को, ना इस 20 साल तक इसने राजयोग किया, और ये एक काम इसने किया। तो इसने ये कहा है कि ये मत कहना कि बीके जो है वो एथिक्स या कुछ सिखाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि कोई भी बीके वाला जो है लोगों को घर में जा जाके बूढ़े लोगों को अच्छा सा सुंदर ब्रोशर दिखाकर उनसे मिलियन कई कई हजार यूरोस इन्वेस्ट करवाता है, फिर इसके बाद उनका सारा पैसा लेके थोड़े दिन समय तक तो उनको, कुछ महीनों तक तो उनको रिटर्न आता है, इसके बाद वो सारा पैसा लेके चंपत हो जाता है, उससे अच्छी बढ़िया कारें खरीदता है, अपने लिए घर खरीदता है। तो ये कौन से एथिक्स हैं? अभी मेरे को कुछ बेवकूफ यहाँ पर ब्रह्म कुमार आके बोलेंगे कि भाई ये तो इसकी अपनी वो हो सकती है, इसका ब्रह्म कुमारी संस्था से क्या लेना देना है। तो एक बात बताइए, जब संस्था के सारे कई लोग इतने सारे फ्रॉड कर रहे हैं तो वो संस्था अलग कैसे हो सकती है? डच ब्रह्म कुमारी लीडर, हाँ ऑफ LD, ये भी एक, हाँ एल्डरली। तो
बीके हेरल्ड कॉप्स को ढूंढ रहे हैं पुलिस, पिंक पैंथर लिखता है। आगे लिख रहा है कौन, यही लिख रही है कि अम, ये इंडिया में ही नहीं लूट खसोट कर रहे हैं, बल्कि अम, ये कह रही है कि ये इंडिया नहीं है, सॉरी, ये कह रही है कि ये इंडिया नहीं है, जो ब्रह्म कुमारियां बाहर आके टोली राखी और मिठाई दें यंग सिस्टर्स, जो मतलब जैसे इंडिया में ये हनी ट्रैप करते हैं ना, पहुंच जाते हैं पुलिस वालों के पास और यहाँ वहाँ अपनी टोली, अपनी मीठी बातें और अपनी ये सब कहना, ये सब वहाँ विदेशों में नहीं चलता। तो ये उनको ऐसे नहीं। अच्छा, मैंने एक बात और देखी है, जब मैं यहाँ कनाडा पोस्ट में काम करती थी, तो जो हमारे यहाँ से लोग ना, जैसे टिम हॉर्टन्स और यहाँ वहां से सामान लाके सबके लिए देते थे, तो लोग खाते थे, ब्लैक्स भी खाते थे, इंडियंस भी खाते थे, लेकिन व्हाइट्स कभी नहीं खाते। व्हाइट्स किसी का सामान नहीं खाते कभी भी। मैंने ये बात नोटिस करी। फ्री की कॉफी, फ्री के डोनट्स कभी नहीं खाते, फ्री का मफिन कभी नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंडिया नहीं है जो लोग टोली राखी और स्वीट चीजें कहें। और अभी इसको पूरा रोल एग्जैक्टली हेरल्ड का नहीं पता चला है कि हेरल्ड ने बहुत सारे लोग, खाली ये जैन के 95,000 यूरो एक से लिए, एक से 45,000 यूरो, ऐसे इसने बहुत 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 लोगों से लिए हैं। व्हाट इज क्लियर कि उसने फाइनेंशियली, ये नहीं पता कि कितना उसने लिया है, लेकिन ये पता है कि उसने ब्रह्म कुमारी की पोजीशन अपनी एक्सप्लॉइट करी। एज अ ब्रह्म कुमार था वो 20 साल से, और उसने जा जाके लोगों के घरों में जा जाके उनसे इन्वेस्टमेंट कराया। और सब लोगों ने जो धोखे में आ गए, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उसको ट्रस्ट किया, क्योंकि उन्होंने सोचा ये बीके ब्रह्म कुमारी सेंटर तो बड़ी डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ये लोग तो बड़े सफेद कपड़े पहन के बड़े डिविनिटी की बातें करते हैं। और बीके सेंटर इंचार्ज जो है, उसने बेल आउट कर लिया, जैसा कि लेखराज भाग जाता था। और इससे जो बीके के अनुयायी थे, इससे ये पता चलता है कि बीके का जो सेंटर इंचार्ज है, वो तो सेंटर ही छोड़ के भाग गया। मतलब जैसे लेखराज उस समय जब उसके ऊपर ओम मंडली पे केस चला था, तो कैसे वो भाग गया और ओम राधे को वहां छोड़ गया था। तो देखो ये काम है इनका। और ये ऑब्वियसली उसका कर्म था, उसका अपना फॉल्ट था कि भाई उसे ज्यादा योग नहीं आया। ये जो ब्रह्म कुमार कहते हैं ना कि भाई ये तो खुद ही कदाचारी होगा, मतलब इसने तो योग अच्छा नहीं किया। बाबा ने अगर उसको छुआ होता तो फिर कि समथिंग कोई राइट नहीं है, और बाबा जो है अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन वुड हैव सेव्ड हिम। अगर बाबा ने उसे छुआ होता तो जरूर वो बाबा का प्रोटेक्शन उसको सेव कर लेता। तो ये सब बातें झूठी हैं। बल्कि बीके वाले तो आपका जो इंट्यूशन है, जैसे जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे अंदर से एक इंट्यूटिव गट फीलिंग आती है कि भाई तू ये मत कर, ऐसा मत कर, ऐसे एक अंदर से आवाज आती है ना, वो इंट्यूशन की आवाज। बल्कि बीके वाले तो उस इंट्यूशन की आवाज को मरवा देते हैं। लोग इनकी पवित्रता और अच्छे कपड़ों के उसमें आ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं पैसों का, और गलिबल बन जाते हैं। गलिबल मतलब किसी भी चीज पर विश्वास करने वाले, मतलब जो कह दिया, अरे हर चीज पे। जैसे गलिबल का एग्जांपल, जैसे कि मोहम्मद रात को बिताने गया, एक क्या नाम था उसका, इंदिरा जी को पता होगा, फाख्ता जो थी उसकी, प्यार उसका, और रात को उसके घर में चला गया रात बिताने। तो लोग उसको नमाज में लीड करने के लिए सुबह ढूंढ रहे थे, तो वो फाख्ता के घर से निकलता हुआ दिखाई दिया, तो उसने तुरंत कह दिया, अरे मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो एक घोड़ी थी, जो गधी, ओ बुराक नाम की, जिसका की शक्ल वुमन जैसी थी, उसके पंख थे, उस पर बैठ के मैं स्वर्ग को गया था, जन्नत को। मतलब ये, और लोगों ने विश्वास कर लिया। इसको गलिबिलिटी कहते हैं। तो ये आपको गलिबल बनाते हैं, और वो चाहते हैं आप गलिबल रहो ताकि आपका भी शोषण किया जा सके। जैसे कि कृपलानी कहता था लेखराज कि लॉन्ग कौन करो, अ लिटिल टाइम मनी एंड एनर्जी ओवर अ लॉन्ग टाइम। यानी थोड़ा थोड़ा धोखा देते रहो, थोड़े थोड़े पैसों का और एनर्जी का लंबे समय तक।
से बेहतर है ये चीज, बजाय कि आप बहुत समय, बहुत पैसा और एनर्जी थोड़े देर देर के लिए लगाओ। मतलब ये है कि लेखराज कृपलानी ने इन लोगों को सिखाया है कि बजाय कि आप बहुत पैसा, बहुत एनर्जी और बहुत टाइम लगाओ थोड़े से समय के लिए किसी को लूटने के लिए, इसकी बजाय आप थोड़ा समय लगाओ, थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा थोड़ा लूटो लंबे समय तक। मतलब कि लंबे समय तक थोड़ा लूटना बेटर, लेखराज कृपलानी ने कहा है, बजाय कि थोड़े समय में ज्यादा लूट। क्योंकि थोड़े समय में ज्यादा लूटोगे तो सबको समझ में आ जाएगा भाई ये तो लुटेरे हैं। थोड़ा थोड़ा खसोटते रहोगे बहुत समय तक, तो बहुत समय तक चलते रहोगे। तो ये लेखराज कृपलानी के शब्द हैं। तो क्या BKS, ये तो अपने आप को डिवाइन कहते हैं, क्या इन्होंने कोई स्टेटमेंट इशू किया? क्या इन्हें कोई परवाह है कि इतने लोगों का इतना मिलियन यूरो, और वो भी बूढ़े लोगों का, इन लोगों ने कैसे कर लिया? तो अब इस बात पर फ्री स्पीच ने लिखा है, क्या मुरली ने नोट्स जो हैं बनाए हैं करप्शन पर भी कभी? क्या उन्होंने कोई क्लासेस इसको लीगल अथॉरिटीज को दी हैं इस पे? इन्होंने तो इतनी इतनी ऑस्पिशियस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को इंटरप्रेट कर लिया है, और इनका बड़ा ग्रैंड रोल है ड्रामा में। ये कहते हैं ना ड्रामा रिपीट होता है, तो बाबा इनके लिए काम कर रहा है, तो बाबा ने जो है डायरेक्ट कर रहा है कि वो ज्यादा पैसा लाए ताकि ज्यादा सोने के महल बन सके। तो ये तो एक सटल बड़ा थोड़ा थोड़ा मतलब सटल मतलब थोड़ा थोड़ा करके का काम है। लौकिक नहीं समझेगा इस स्पेशल नॉलेज को, क्योंकि वो माया में बहुत इंडल्ज है। ये देखो इनकी इनकी बकवास। अब इसने कहा है BK वाली ने, एक्स BK ने, कि अगर आपका कोई पैसा चुराता है और टैक्स नहीं देता है तो उसको बस 10% डोनेशन देना है और नेगेटिव कर्मा जो है उसकी सोल से निकल जाएगा। यानी कि ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं, अगर किसी ने मान लो पैसा चोरी किया और उसने टैक्स नहीं भरा, तो फिर आप 10% डोनेशन में दे दो, तो सारे वो कर्म माफ हो जाएंगे। हाँ ये सच है, मुझे नहीं पता था। मैं इसका हिंदी में पढ़ूं क्या? नहीं, ये तो वो लिंक्डइन वाला है। ठीक है ठीक है, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन यह वह प्रणाली है जो ब्रह्म कुमारी दशकों से चला रही है। और अगर आप दादी जानकी को नकद नकद देते हैं तो वो कहती है कि इसे सीधे मधुबन ले जाएगी और आपको और भी अधिक रिटर्न मिलेगा। आश्चर्यजनक रूप से ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास करने में चूसे जाते हैं। हेरोल्ड की तरह BK पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे BK के साथ उनके रहने की अवधि बढ़ती है वे कम विश्वसनीय होते जाते हैं। यानी अगर आप बहुत समय तक BK में रहोगे तो आपको जो है इनकी पूरी पोल पट्टी धीरे धीरे खुलती जाएगी। PP, निश्चित रूप से हमला करना चोरी या चोरी से अलग है। मैं उस हिस्से पर टिप्पणी की है। कौन लिख रहा है? क्लियर। हाँ ये तो BK है। ये एक ब्रह्म कुमार ने क्लियर ऑफ BK इसका नाम है। ये एक ब्रह्म कुमार है, इसने ये सारी बातें सुन के इनको लिखा कि मैंने उस हिस्से पर टिप्पणी की है जहां FF ने भारत में कई हेडलाइन निर्माताओं की तरह इस पूरे चर्च प्रकरण को हमले के रूप में चित्रित किया था, लेकिन वे चोरी या सेंध मारी निकले। इन दिनों भारतीय मीडिया का अधिकांश हिस्सा टेबलॉइड पत्रकारिता है। तो मतलब इनको अगर कोई चीज दिखाओ तो ये कहने की, इसको डिसक्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है ये ब्रह्म कुमार, ये कह के कि आजकल तो पत्रकारिता है ये सब। तथा कथित चर्च हमले, अब बताओ चर्च हमले यहाँ पे कहां से आ गए? लेकिन इन लोगों के पास आंसर नहीं होता ना, तो ये कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। अब ये कह रहा है विषय पर वापस आइए कृपया, इसके लिए एक नई शुरुआत करें। मोदी BK एहसान है,
लेकिन क्या आप इन दोनों भारत में भी एक शुद्ध राजनेता का नाम बता सकते हैं? मैंने सोचा, ये कौन लिख रहा है? ये मैंने सोचा कि भ्रष्टाचार, आपराधिक संघों और लोक लुभावनवाद नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता थे। मुझे आश्चर्य है कि सामाजिक उत्थान में शामिल लोगों की बजाय भगवान उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। इतना दूर का विषय नहीं है। माँ बाहा के माध्यम से नैतिकता को कैसे बदल रहे हैं? कौन लिख रहा है अब? ये लिख रही है, क्या आपका मतलब है अगर वह 18 साल और केंद्र बीके केंद्र प्रभारी के लिए ध्यान नहीं रहा तो वह अधिक लोगों या सिर्फ समान लोगों को अधिक पैसे के लिए फट गया होगा? फट गया होगा, ये कैसी इंग्लिश है भाई? हाँ, मतलब इसने और लोगों का को लूट लिया होगा। मतलब कि अगर वो 18 साल, मतलब इसने ये कहा कि भाई जब इससे कहा गया ना कि वो तो 20 साल से ब्रह्म कुमार था, तो उसने कैसे लूट लिया इतने लोगों को, तो इसने ये आंसर दिया ब्रह्म कुमार ने कि अगर वो अगर वो ब्रह्म कुमार नहीं होता तो वो और भी ज्यादा लूट लेता। ये कोई आंसर है इसका? ये देखो क्या आंसर दिया इसने, कि भाई वो तो रिप ऑफ ज्यादा लोगों को कर लेता। सेम पीपल फॉर मोर मनी। विक्टिम्स को तो बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए बाबा का कि उनको कम लूटा गया। अगर वो ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं जुड़ा होता 20 साल, तो वो तो ज्यादा लूट लेता। ये अजीब बात है। आप इसके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और मैं आप लोगों को एक लिंक देती हूँ कि क्या इसने जो 20 साल ब्रह्म कुमारी संस्था में रह के लोगों को लूटा, तो आप समझते हैं आप इस ब्रह्म कुमार से क्या क्या आपकी सेम सोच है जो इस ब्रह्म कुमार की है कि अगर ये ब्रह्म कुमार नहीं होता 20 साल, तो ये और ज्यादा लूटता लोगों को? मैं 1 मिनट इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। आशा है आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हेरल्ड था नीदरलैंड्स में, जिसने इतने बूढ़े लोगों का इतना इतना पैसा, इतने इतने मिलियन यूरो इनके जो है लूट लिए, 27 मिलियन यूरो इसने लूटे। उससे इसने महंगी महंगी गाड़ियां और घर खरीदे। तो ब्रह्म कुमार का कहना ये था कि ये 20 साल से अगर ब्रह्म कुमारी संस्था में था तो इसने 27 मिलियन लूटे। अगर ये ब्रह्म कुमार नहीं होता तो ये और भी ज्यादा लूटता। अजय जी, आपका स्वागत है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने मेरा क्वेश्चन सुना? बिल्कुल दीदी, सुना। सबसे पहले तो राम राम। और राम दीदी, राम। मैं आपसे एक बात बोलूंगा। मेरी बात को बीके से अलग सोच की होती है। जैसे ये लोग ब्रह्म कुमारी में तो है ही हैं, लेकिन इनकी सोच अलग ढंग से भी चलती है। इस पे गौर आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जी। ये लोग, तो पहली बात, अगर ब्रह्म कुमारी ने जो ये लिखा कि अगर ब्रह्म कुमार बाहर का होता तो और ज्यादा लूटता। अरे उसने ये भूल गया पागल कि अगर वो सिविल का लूटता तो वो थाने में बंद होता, जेल में बंद होता। वो 29 यूरो में ही बंद हो जाता। उसने तो उसको जो विजुलाइज करके अपने उसमें ले रखा है, वो तो वही वहीं पे लुटा रहा है ना। मतलब आपका कहना ये है कि अगर वो बीके में नहीं होता तो वो थोड़े पैसों में ही जेल में होता? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल होता। उसको पास वो जनता वहां पहुंच के चली जाती है। आज का मैं आपके 5,000 रुपए ले लूं, आप तो पुलिस में चले जाएंगे। हम्म। और बिना 1 लाख आप आपसे लूं तो आप तो लिखा पढ़ी करके देंगे। ब्याज पे भी तो लोग पैसा उठाते हैं। बैंक में भी तो लिखा पड़ी है। 1 लाख जमा करते हो तो आपको कोई भी कुछ चीज खोलो आप, चाहे आप म्यूचुअल फंड खोलो, कुछ भी खोलो, उसके भी लिए भी तो नियम ही बने हैं सारे। कोई इतना पैसा क्यों दे देगा? आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही ये वाली, मैं तो इससे एग्री करती हूँ कि अगर वो ये बीके में नहीं होता तो ये थोड़े पैसे लूटने पर ही जेल में होता। बीके वालों को कोई शर्म नहीं है क्या? उन्होंने इस आदमी को ब्रह्म कुमारी संस्था से बाहर क्यों नहीं निकाला? और इन्होंने जो है क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इतने सारे इन्वेस्टर्स से पैसा खींचने की?
मतलब इनको तो दीदी ये मैं तो बड़े जासूसी करते हैं, क्या उनको नहीं पता होगा ये लोगों को ठग रहा है? क्या दीदी जब कोई मैं व्यक्ति ऐसा काम करता है तब ये बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भई ये व्यक्ति तो हमें तो पता ही नहीं था, तो मैं तो नहीं मानती कि इन्हें पता नहीं होगा। ये तो हर एक पे दी, जासूसी रखते हैं, जो ये तो इतने समय से 20 साल से था, तो क्या इन इसके कार्यकलाप और ये लोगों के घर-घर जाके ये सब कार्य कर रहा है, तो क्या बीके को नहीं पता होगा? दीदी आप इनकी टैक्टिस नहीं समझते, ये हमेशा दोहरी चाल खेलते हैं जिसमें एक्स बीके भी बोलते हैं और आपने सुना भी होगा। अभी एक जो ब्रजवासी जी आए थे, आपने इतनी 4 दिन स्टीम और 1 दिन सेल्फ स्टीम उसकी रखी, उसने बोला सेंटर की दीदियों का गला क्यों नहीं पकड़ा आपने? वहाँ जाके क्यों नहीं आपने बोला? ये नीचे वाले जो सेंटर खोलते हैं इनको सब माउंट टापू वालों को सब पता है, जिसकी रिपोर्ट डेली जाती है और वीकली जाती है। उसके बाद 3 महीने में इनकी सेंटर इंचार्ज, उसके बाद जोन इंचार्ज, ये सब बीके में कॉन्फ्रेंस होती है और 6 महीने में इनकी सालाना की हाफ ईयरली पूरी होती है। उसके बाद साल की होती है और ये लोग छोटे सेंटरों को जब इतना बड़ा कारोबार हो के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मधुबन में गए हो वहाँ चर्चा ना हुई, तो पोल खुल जाएगी, तो हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद सेंटरों की सबको ले जाते हैं मधुबन। ये असंभव है और ये लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से सेंटर वालों को बोलते हो तुम उलझाओ, बाद में बैक से मैं सपोर्ट करूंगा। मेरे नाम भी नहीं, मेरा गिरबान एकदम साफ है कि एकदम से हम स्वच्छ हैं, ये तो सेंटर वालों ने किया, मैं निकाल दूंगा तुम्हारे को निकाल दूंगा, एक को तुम्हारे को दूसरे सेंटर में भेज दूंगा। किसको पता किसने देखा, 3 महीने बाहर बैठा दिया, उसके बाद कौन देखने जा रहा है? वही अंदर आ गए, कई इनके सेंटरों में है, एक्स बीके ने कई उसमें बोला है कि दीदी ने ऐसे काम किया, उसको निकाल दिया, फिर 6 महीने बाद वहीं ले लिया। आप पूछिए इस चीज को, और आपके यही ब्रॉडकास्ट में कईयों ने बोला है। और चेतिया का जो आप बोल रहे थे 252 करोड़ है। दीदी ये हाँ, लोग बहुत उल्टा हाँ, गेम। मतलब ये कि ये ज़रूर बीके वाले भी इसमें पैसा खाया होगा। मतलब कि खाली इस आदमी ने ही सारा नहीं खा लिया, बीके संस्था ने भी खाया होगा। दीदी मैं बोलता हूँ, मेरा मेरा 2 भाई हूँ, मैं छोटा भाई बदमाश, उससे बोले तू गुंडागर्दी, मेरे पास वकील सब रखे हूँ मैं, मेरे पास पैसा है, बेटा तू इसको मार दे, मैं इसके बाद देखूंगा पीछे से, मेरा नाम नहीं आएगा, मैं तुम्हें बचा के निकालूंगा। यही चाल ये खेल रहे हैं, ये सेम चाल यही खेल रहे हैं बैक में भेज के। और ये सेंटरों को बदनाम करते हैं। सेंटरों में कैमरे क्यों लगे हैं दीदी? अगर आज मैं जाऊं अपनी फैमिली को पकड़ने के लिए कि लेने के लिए, वहां से निकालने के लिए, तो दीदी मालूम है कैमरे किस लिए रखे गए हैं? कि यहाँ पे मैं ऐब लगा दूं कि इस आदमी ने, 2-3 आदमी आए मेरे को कपड़े फाड़ने अपने और बोले मेरे साथ तो रेप कर रहे थे, ये मेरे साथ तो खींचा कसौटी की गई है। ये लोग बहुत दिमागी हैं। मतलब ये बहुत खेली-खाई हैं इस चीज़ में और इनका पूरा गिरोह है। अच्छा, इनकी पूरी टोली है, जैसे लुटेरों की टोली होती है, तभी इन्होंने नाम टोली रखा है। दीदी जो ठेकेदार होता है, आप देख लो कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन के सब में लेते हैं, वो बड़े बड़े हस्तियों से ताल्लुक रखते हैं, बदमाशों से भी ताल्लुक रखते हैं। वो सब चीजें हर जगह से जो होगा वही सुरक्षित, वही पैसा लगाता है, वही पैसा निकलवाता है, वही पैसा फंसाता है। सिर्फ हमारे को टेंडर मिलना चाहिए बस। आपने भी खूब सुनाई ये वाली बात कि भई वकील से उससे बोलो तू जाके आगे कर, मैं तेरे पीछे बैठा हूँ ना। तो यही काम बीके वालों ने किया है। ये सोच रहे हैं भई कि दीदी भई बीके वाले क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अरे वही होंगे इनके पीछे, आपने सही सोचा। दीदी इनके हर सेंटरों में 3-4 वकील है, माउंट टापू में कम से कम 25-30 होंगे जो सारी ये कार्रवाई देखते हैं, सारी ये कार्रवाई देखते हैं, सारी एक इन्हीं लिए रखा गया। इनको पैसा मिल रहा है, इतना इतना बाहर आके नहीं मिलेगा, इतने इंटेलिजेंट नहीं है। जब ग्रुप बन जाता है तो सब अपनी थोड़ी थोड़ी बुद्धि और तर्क से, विचार विमर्श से सब अपने अपने पॉइंट रखते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत तेज, बहुत चालाक चालाक लोमड़ी हैं। अगर अंगूर तक पहुंच जाए तो बोले अंगूर मीठे हैं, नहीं पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं। ये वो लोमड़ियां हैं। और जो फंसने वाला हो, कोई आए भी तो लेडीजों को आगे कर दे बड़े मीठे मीठे बोली से, ये तो लेडीज की संस्था है, इसमें तो लेडीजें क्या करेंगी, मुझे तो ये ये तो शंकर लोमड़ियाँ की। नहीं लगती, लकड़बग्गे हैं ये तो।
दीदी उसके बाद लेडीजों को आगे खड़े कर देंगे, ये लेडीजें क्या करेंगी, ये तो भारत की नारियां हैं, शुद्ध नारियां हैं। अरे दीदी, जब उसने बोला सांप सीढ़ी खेलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर सांप खाता है, तो दीदी इसका क्या मतलब? 20 साल से वो सीढ़ी ही चढ़ रहा था, 20 साल से वो सीढ़ी चढ़ रहा था। तपस्या कब की उसने? अगर वो 20 साल बाद नहीं निकलता, हाँ 22 साल बाद निकलता, तो वो उसका भक्त है पक्का। इन लोग की टैक्टिस देखो ना, बोलने की कितनी बढ़िया है। देखो मैं बताऊं, ये जो इस्लामी लोग हैं ना, मैं ये आके इसी तरह की बातें करते थे। तो मैं एक बार ऐसी गई तो मैंने देखा कि एक वेबसाइट पे मैं पहुंची, वहां पर लिखा था हिंदू ये पूछते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ये आंसर करें, इसका ये आंसर करें। मैंने कहा वाह, इनके तो पहले ही आंसर सेट है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ब्रिजवासी ने ये बोला वो बोला, ये उसका दिमाग नहीं है, ये इनकी युक्ति युक्त है। और ये सारे इनको यही बोलते हैं। और ये लोग, इनका बड़ा सिस्टम, नेटवर्किंग बड़ी फास्ट है। जैसे कि हम किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछें ब्रिजवासी से, तो वो तुरंत उस समय उसको कॉल करके आंसर बताएंगे। तो ये हर वक्त डायनेमिक हैं, ये बहुत फास्ट हैं, जैसे इस्लामी लोग हैं। दीदी ये फास्ट नहीं है, ये वकील रखे हैं। ये जो आपके पास ब्रजमोहन आया था, ये वकील है। ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट में जो हुए हैं, ये सब के उसमें तर्क देखता है, फिर तर्क ढूंढता है, फिर उसमें करता है ये सारी चीजें। और ये धार्मिक उसमें उछाड़ के, दीदी आप देखो, आपके पास मुरली इतनी आई होंगी, ये बोला आप ज्ञान की बातें उनसे छेड़ देती हैं, वो ज्ञान पे बातें करने लगती है। आप मुरली उठा के देखिए कि गीता, भागवत गीता में इतने श्लोक बोले गए, उसके अर्थ भी बताए गए हैं। इनकी मुरली में कहीं भी श्लोक है वो? और उसका अगर श्लोक है भी तो उसका अर्थ देखिए ना आप, उन्होंने उसको जो पकड़िए सच्ची ना आप। गीता लिखी है ना, उसमें जो है, तो अभी तक मैंने 3-4 चैप्टर जो देखे हैं, उसमें सही अर्थ दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने ब्रैकेट लगा के उसका अर्थ ट्विस्ट कर दिया है। इन्होंने दीदी बीच-बीच मैं में गीता की ब्रैकेट बात लगाया। नहीं कर रहा हूँ, मैं गीता की बात नहीं कर रहा हूँ। मुरली जो इनकी आती है, मुरली में कोई भी गीता के श्लोक हैं, उसका अर्थ आपने पढ़ा? उसके कोई भी अर्थ है मुरली में? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप मुरली देखिए, अगर वो गीता सुनाते हैं, तो गीता में तो श्लोक है ना, उसी के तो अर्थ बताए गए हैं, तभी तो परिवार टूट रहे हैं जब उसके श्लोक नहीं बताए जा रहे हैं। मुरली सुनाई जा रही है जिसमें अपनी भाषा लिखी हुई है। आप मुरली निकाल के देखिए, उसमें भी एक भी गीता के श्लोक हैं? अगर भूले भटके एक श्लोक डाल दिया तो उसका अर्थ भी देखो ना, नीचे क्या लिखा है मुरली का, जिसमें क्वेश्चन आंसर, वरदान, उमंग, पॉइंट, ये सब दिए मुरली में। तो उसमें एक भी श्लोक नहीं होंगे गीता के। ये तो कौन सी गीता है फिर ये, जो ये सुना रहे हैं डेली बैठ के सेंटरों में? दीदी उस चीज को पकड़िए, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, पूछने की जरूरत नहीं है। अपने घर की था मत दीजिए ना, या पूछिए, ये उनका काट करके ले आएंगे। उस जो बंदा है उसी के ही क्वेश्चन से पूछिए, आपको सारे क्वेश्चन उसी से मिलेंगे, उसकी बात से ही। ये घुमाने की कोशिश करते हैं, ये घुमाते हैं कि इनको इस जगह पे लिया है तो इसमें उलझ जाएंगी, ये इस पे दिमाग नहीं जाएगा। इनके बातों को ही सुन के उन्हीं को ही क्वेश्चन पकड़िए, उसी के बीच में ही क्वेश्चन तैयार होंगे। जी। अच्छा, और कोई आना चाहता है? नीलम जी और सपना जी, निशा जी, ऊपर आइए। और लोग भी आइए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। कि अजय जी ने तो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि ये बीके वाले ही इसमें इन्वॉल्व हैं, इस ठगई में। ये बोलते हैं हाँ हाँ तू जा, उसके घर जा, बुजुर्ग के घर जा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा पीछे से। वरना जो व्यक्ति इतने कैमरे लगा रखा है संस्था में, इतना कुछ कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि उनका बीके वाला जो 20 साल से बीके है, वो जगह जगह जाके बूढ़े लोगों को ठग रहा है? तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी? कोई और आना चाहता है इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने? तो आ जाइए, नहीं तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। दीदी ये यूरो कम नहीं होते हैं, अगर ये आप अकेले सेंटर में खाएंगे तो पीछे बैठने वाला कोई नहीं बचाने वाला, सबको पता होता है इनमें। लेकिन ये अनजान बनते हैं, इनको बोला गया मैं मुकुर जाऊंगा। दीदी मेरे को बताइए, जो फादर मदर अच्छा अपनी ये बच्ची बताओ को अजय जी, वहां, कि इसने इतने मिलियन खाए और उससे इसने मकान और घर खरीदे, मतलब मकान खरीदे और कारें खरीदी, तो क्या बीके ने भी तो खाया होगा? जो संस्था है उसने भी खाया होगा।
दीदी तभी तो समझौता हुआ। फिर उसके बाद आपने सचेतिया का नहीं पढ़ा कि हमारे पास 12 लाख का एक भेज दिया जिसमें साइन कर दो, दान में दिया है। ये वो चीज कराई गई है, ये वही चीज उससे कराई गई है लास्ट आपने में। खूब निकाला। आप कहाँ देखती हैं दीदी, आप ये चीजें भूल जाती हैं। हम्म इसीलिए मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन वो बोल रहा है उसी क्वेश्चन को, वो आंसर उसके सुनते सुनते उसी के बीच से ही क्वेश्चन को पकड़िए। ये लोग ये लोग इसीलिए जाते हैं कि हम धार्मिक को इसमें उलझा दें तो ये हमारे से कोई क्वेश्चन ना कर पाए, ये उसी पे बार बार आते हैं। चलिए मैं उषा जी से पूछ लेती हूँ, उषा जी भी बड़े अच्छे आंसर्स देती हैं, एक और की राय हो जाएगी फीमेल की। उनका नंबर बिजी आ रहा है, एक बार और देखती हूँ। हाँ उनका नंबर बिजी आ रहा है जी। निशा जी आपको आना है तो 2 मिनट आ जाइए, नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, क्योंकि और कोई है नहीं है, और हमने जो है अजय जी ने ही बहुत सुंदरता से बता दिया है सारे पॉइंट्स। तो मैं आज का जो समराइज कर देती हूँ कि आज का जो ये टॉपिक था कि डच ब्रह्म कुमारी नेता ने बुजुर्गों से 27 मिलियन यूरो की धोखाधड़ी करी। ये नीदरलैंड्स का केस है कि एक हैरोल्ड कॉप्स नाम का एक ब्रह्म कुमार था जो 20 साल से ब्रह्म कुमार था। उसने बुजुर्गों के घरों में जा जाके, और ऐसे कई बुजुर्गों के घर में वो गया, और एक से उसने जॉन करके, जो अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहता, ये अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी थी कि ये अखबार में आई है नीदरलैंड्स के। तो उसने जो है वो उससे 95,000 यूरो लिए हैं, और एक और है उससे 45,000 यूरो लिए हैं। और इस तरह से उसने जो है बहुत दिखाया कि आपको 4.5 से 9% तक का जो है रिटर्न आएगा। 2 साल तक तो उसको रिटर्न आया, इसके बाद आना बंद हो गया। और उसने ये भी कहा था आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। वीएसएम नाम की कंपनी में वो काम करता था, जो ब्रह्म कुमार था, और उसने जो है जा जाके इन्वेस्टमेंट कराया। और फिर इसके बाद जब और उसने कहा कि आप ये रियल एस्टेट की कंपनी है तो आप जाके देख भी सकते हैं कि कितना बन गया है, और आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जब ये जॉन 1-2 साल में इसको पैसा नहीं आया, तो जब ये गया वहां पर, तो वहां पर कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं थी, और ब्रह्म कुमार भी गायब हो गया। और अब वहां पर जैसे चेटिया जी का फोन नहीं उठाती है ब्रह्म कुमारी, ऐसे ये लोग भी फोन नहीं उठाते हैं। और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, सबका पैसा खा गया। और ये पता चला कि हैरोल्ड ने, ब्रह्म कुमार हैरोल्ड ने बहुत सारी कारें और घर भी ले लिए हैं। और अजय जी का ये कहना है कि ब्रह्म कुमारी जो है वो दोहरी चाल चलती हैं। वो कहती हैं कि तू आगे से कर, हम तेरे पीछे बैठे हैं ना। और फिर ये पैक्ट होता है, वो लोग भी पैसा खाते हैं। जैसा कि चेटिया जी के केस में हुआ कि फिर आ गई और बोलती है कि तुम 10,000 ये डोनेशन दे दो। निशा जी आपका दस स्वागत है, हजार नहीं, बोलिए। 10,000 नहीं, 12 लाख, 12 लाख। 12 लाख, हाँ सॉरी। दीदी यही चीजें भूला मत करो ये आप। सॉरी मेरी याददाश्त ऐसी है। निशा जी आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री राम आपने मैम। अच्छा सुना डच वाला? जी मैम, स्टार्टिंग से सुन रही हूँ मैं। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या ये मैम बीके वाले जो इतने जी जासूस हैं, क्या इनको नहीं पता होगा कि ऐसे एक 20 साल से ब्रह्म कुमार इन लोगों को ठग रहा है उनके घर जा जाके? मैम, मेरा तो आंखों देखा अनुभव सुनाऊंगी आपको, लाइव मेरे सामने का। क्योंकि 25-30 साल से कोई आ, लड़का ब्रह्म कुमार था, पहले उसने शादी ना करने का फैसला किया था। फिर घर वालों के प्रेशर में आके उसने शादी भी कर ली। उसके बाद मतलब वो इतना डेडिकेटेड था कि उसके बाद भी उसने ज्वाइन किया। और दीदियों का बहुत मतलब राइज करवाने वाला वही था। मतलब जैसे जीरो से कोई नई कोई सेंटर वाली दीदियां कोई शहर में आए और उनको ऊपर उठाने वाला ही वही था, उसी को पकड़ा था इन्होंने आके। और वो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था। तो जब मैंने ज्वाइन किया ना मैम, तो जिसके बारे में मैं बात करती थी कि रात को 10-10 बजे तक सेंटर से बाहर निकलते हुए दिखता था, और मॉर्निंग में भी
दोपहर में भी, शाम में भी। तो मैंने सोचा कि ये काम कब करता होगा। तो मैम उसी की बात सुना रही हूँ कि वो बीके था और बहुत विश्वास बन गया था उसके ऊपर सबका। तो धीरे-धीरे मैम अब जो इनके सेंटरों पे बहुत ज़्यादा सेवाधारी होता है, बहुत वो बाबा का फ़ेवरेट सिक्की लदा बच्चा होता है। कहते हैं बाबा के बाप के नक्शे कदम कदम पे चलने वाला होता है। तो उसको तो ये ज़्यादा पकड़ती हैं क्योंकि वो फिर करता-धरता हो जाता है सेंटर का। ये तो बाहर निकलती नहीं है मैम सेंटर से, बीके वाली। तो सारे काम ये गृहस्थी भाइयों से ही करवाती हैं, उन्हीं को आगे-पीछे घुमाती रहती हैं अपने। तो मैम उसका क्या था कि वो धीरे-धीरे उसकी सेवाएँ बढ़ गई। इनकी मैम एक पत्रिका आती है ज्ञान अमृत करके, मधुबन से छपती है। ये गृहस्थी भाई-बहनों को सेंटर पे जो जाते हैं मुरलियाँ सुनने, उनको ये कहती हैं कि आप ये इसकी सेवा लो। किसी को कहती हैं जैसे मैंने सिर्फ़ अपने लिए एक ली थी, तो मुझे ये बार-बार कहने लगी कि बस अपने लिए रखोगे, सेवा नहीं करोगे क्या? औरों को नहीं बाँटोगे? देखो फलाने ने 20 लगवाई हुई हैं, फलाने ने 50 लगवाई हुई हैं। और ये जो जिस भाई की बात बताने लगी हूँ ना मैम, इसने कम से कम 100 डेढ़ 100 पत्रिका लगवा रखी थी अपने नाम पे सेवा के नाम पे। और ये क्या करता था, सारी इनकी ज्ञानामृत मैगज़ीन घर में जाके ना एक जगह इकट्ठी करता रहता था। बाँटा-बूँटता कोई किसी को नहीं था ये, क्योंकि उसको इतना टाइम ही नहीं होता था। पर इसने सेवा के नाम पे इतनी पत्रिकाएँ अपने नाम पे ही लगवा रखी थी। और उसके बाद मैम धीरे-धीरे ये दुकान पे कम दिखता था, दुकान तो कोई और चलाता था। ये पड़ गया मैम प्रॉपर्टी डीलिंग पे। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये बहुत भाई सेवा करता है, मतलब ऐसा होना चाहिए हर एक को ना। तो हम लोगों को शौक चढ़ा हुआ था, मैं नई-नई गई थी, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम्पल सेट होती है सेंटरों में, तो उसकी तरफ इशारा होता है कि देखो उसका योग देखो, उसकी सेवा देखो, उसका प्रेम देखो बाबा से। तो वो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक वो एग्ज़ाम्पल बन जाता है। तो तब उन्होंने बोला था कि ये भाई जी ने सब कुछ सेट किया है, ये बाबा का बहुत सेवाधारी बच्चा है, ये बहुत योगी आत्मा है। और ये मैम करते-करते, देखते-देखते ना उसने बातों-बातों में ना एक दिन उनके मुख से निकल गया कि इन्होंने प्रण लिया हुआ है कि बाबा का नया घर बनाना है, सेंटर नया बनाना है। तब तक ये लोग रेंट पे रहते थे। तो ये बात मेरे को ना कहीं न कहीं अब याद आ रही है कि वो मैम धीरे-धीरे ना वो भाई जो था प्रॉपर्टी डीलिंग में पड़ गया। अब प्रॉपर्टी डीलिंग में तो आपको पता है बहुत पैसे वाला काम है। मतलब ज़मीन लेनी, बेचनी, किसी को दिलवा देनी, किसी की लेके किसी को बेच देनी। तो ये धीरे-धीरे उसमें चला गया प्रॉपर्टी डीलिंग में। अब उधर से मैम सेंटर बनना शुरू हो गया। इसने क्या किया मैम, इसने जितने भी आपको व एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लाइव अपनी आँखों से देखी हुई है कि कैसे ये बीके वाले दूसरों का विश्वास जीत के उनको ठगते हैं। और देने वाले आँख बंद करके इनकी सफ़ेद पोशाक देख के, इनको अच्छे स्पिरिचुअल समझ के इनको डोनेशन दे देते हैं। तो उसने क्या किया, सबको पकड़ा धीरे-धीरे सेंटर में जो आते थे क्लास करने, सबको पकड़ा कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है। एक मैंने ज़मीन मतलब देखी है। उसकी रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। जी, जी। अब मैम क्या होता है कि कोई साइड बिज़नेस नहीं कर पाता है, कोई किसी को ज़रूरत होती है, तो एक मिडल क्लास इंसान को लगता है कि चलो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। और उसको ये बोला जाता था कि आप इतना लगाओगे, अगर 10 लाख लगाओगे तो 20 आपको मिल जाएगा। तो आपको तो बैठे-बैठे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा, तो आप भाई जी ऐसे-ऐसे कर लो। तो मैम कई भोले-भोले भाई-बहनों ने ना ऐसे उसको इन्वेस्टमेंट में दे दिया पैसा। और ये बात मैं इसीलिए इतनी 100% श्योरिटी से कह रही हूँ क्योंकि उसका फ़ोन मेरे हस्बैंड को भी आया था। और मैम हम लोग जो है ना, हम लोग सिर्फ़ संतोष की खाने में यकीन रखते हैं। हम लोगों का जो विचार है, हस्बैंड-वाइफ का दोनों का, मतलब हम लोग ऐसे लालची नहीं हैं कि डबल हो जाए तो ये हमें कोई आके ऐसे लालच देगा और हम उसमें फँस जाएँगे। क्योंकि हम लोगों का अंदर से मन ऐसा है ही नहीं, भगवान की कृपा से। तो मेरे हस्बैंड को जब फ़ोन आया ना, तो उन्होंने सीधा यही जवाब दिया कि भाई जी अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा हो, तो मैं अपनी दुकान पे माल क्यों ना डलवाऊँ? मैं आपको क्यों दूँ? मेरे बिज़नेस में जिस चीज़ की कमी है मैं उसको पूरा करूँगा ना। मैं अपने काम पे लगाऊँगा, मैं आपको क्यों दूँगा? तो अच्छा चलो फिर भी विचार होगा तो कहता बता देना, अगर आपका मन होगा।
तो हम लोगों ने एक दूसरे से बात की, मैंने कहा क्या है, मेरे हस्बैंड कहते मैं तो इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, मुझे तो वैसे भी प्रॉपर्टी डीलिंग तो वैसे ही बहुत नफरत है मुझे इस पेशे से। नो डाउट कि सबकी रोजी रोटी है, पर मैम ये बहुत बहुत एनर्जी वाला काम है, हम लोगों के बस का नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जवाब दे दिया, मैम हम तो गए बच, सच्ची बता रही हूँ। और कम से कम 12-13 जने थे जो इसके झांसे में आ गए। और मैम किसी ने 11 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी का 5 लाख, एक बेचारा प्राइवेट नौकरी करने वाला था, उसने अपनी सारी जमा पूंजी इसको दे दी, वो तो खाली हो गया बिल्कुल। और मैम इसने सबसे पैसे वैसे ले लिए और थोड़े टाइम बाद मतलब शोर पड़ गया कि वो 7 करोड़ रुपया लेके भाग गया। 7 करोड़। अब 7 करोड़ में किस किस का मतलब था? बीच में छोड़ गया। अजय हाँ जी जी तो कहते हैं वो ये लोग बीके वाले में इसमें खाते हैं और ये इनको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरा नाम रख के। मैम, नो डाउट, क्योंकि जब ये इसने इन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया ना मैम, उन्हीं दिनों में सेंटर भी खड़ा हो गया ना 4 मंजिला। वो तो मेरी आंखों देखी बात है। उससे पहले तो सेंटर हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। उस दौरान प्लॉट भी लिया गया, उस दौरान ये बाबा का घर भी बना लिया इन्होंने, अच्छा मार्बल पत्थर लगवा लिया, क्या वहां पे आलीशान काम हुए हैं। उधर से ये सब काम चल रहा है, उधर से इसकी भागदौड़ लगी हुई है। और जैसे ही सेंटर बन के तैयार हुआ, 1-2 फंक्शन हुए, उसके बाद पता लगा कि ये हो गया गायब। अब वो बाकी सारे तो गए पुलिस स्टेशन इसकी वो रिपोर्ट लिखवाने। अब वो क्या करें? आपको तो पता ही है कि ये तो सुनती नहीं है, पुलिस वाले तो सुनते नहीं है, इनकी तो अप्रोच कह लो, कुछ कह लो। अब सबने पर्चे वर्चे तो कटवाए उसके नाम के, पर वो अभी तक मिला नहीं है मैम। अब उसके बाद मैम थोड़ा सा सब कॉन्शियस हो गए, और जो जिनके पैसे थे उन्होंने तो छोड़ दिया जाना, वो सब हट गए वहां से। क्योंकि वो सब इकट्ठे होके जब सेंटर वालियों बीके जो ये बहनें बोलती हैं उनके पास गए, तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे भी हमारे इतने इतने पैसे हैं। तो ये मुकर गई साथ ही। जो बंदा मैम 24 घंटे में से 20 घंटे सेंटर में रहता हो, कैसे हो सकता है? आप सोचिए, उनको नहीं पता होगा उसके बारे में कि वो क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। और एक एक पेपर डिस्कस करता था, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सेंटर वाली दीदियों से सारी फाइल बनाई होती थी। मैंने कई बार देखा उसके हाथ में फाइल होती थी, कभी किसी काम की, कभी किसी काम की। तो ये जब कोई जाता था तो ये फटाफट समेट देते थे वो कागज, किसी के सामने नहीं ऐसे बात करते थे। तो वहां से मेरे को भी शक होता था। तो मैम जब ये सब कुछ होता ही उनके सामने है, तो उनको कैसे नहीं पता होगा कि इसने कितनी इन्वेस्टमेंट करवाई है सबकी, और सबके पैसे भी लिए हैं। और जब ये सारे इकट्ठे होके मैम गए वहां पे, तो ये कहती हैं हमें तो मालूम ही नहीं था। हम तो खुद हैरान है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई। वो तो बाबा का बच्चा था, पता नहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पता नहीं कौन सी माया आ गई, माया उसको खींच के ले गई। कलयुग है ना, कलयुग है ना। झाड़ लेती हैं। जी मैम। और ज्यादा से ज्यादा देखा कि ये हट नहीं रहे, और भी आ गए हैं लेने वाले कि भाई हमारे पैसे इतने गए हैं। अब वो उनको वो सब वो सेंटर वाली दीदियों के पास क्यों जाएंगे? इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो उनका फेवरेट था, नहीं तो वो जाते ही ना। अगर सबको पता होता कि इसमें सेंटर वाली दीदियों का कोई कसूर नहीं है, तो वो क्यों जाते सब इकट्ठे होके? सोचने वाली बात है। वो गए सीधा उनके पास कि मैडम ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने बोला कि दीदी कहती नहीं नहीं, अच्छा अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो ये लोग घर बेच लो, बाबा का घर बेच लो। हाँ, गिल्ट कराना। अच्छा, मैं एक इस बारे में ये कहूंगी कि चेटिया जी का जब हमने करा था डिस्कस, तो वो बेचारे फोन करते रहे, तो जानकी उठाती ही नहीं थी, दादी जानकी उठाती ही नहीं थी फोन। पहले तो वो दीदी जानकी दादी जो नहीं, है जानकी दादी नहीं, दीदी जानकी दादी नहीं, जानकी दादी नहीं है वो। आप नाम मत भूलिए, नहीं तो ये लोग सेंटर पकड़ेंगे और वाली बोलेंगे। दीदियां नहीं, वो इंचार्ज बोलो, जानकी सेंटर का की इंचार्ज। नाम था, क्योंकि इंचार्ज। उसने रंजना जानकी रंजना या रजना नाम था उसका, जिसने पैसे लिए थे। तो बाद में उन्होंने कहा जो सेंटर हेड है वो जानकी थी। दीदी तो अभी मैम निशा फिर बहन ये भी है। ऐसे हुआ कि, हाँ जी, फिर ऐसे हुआ कि अभी वो सब हट गए जाना वहां सेंटर से। वो कहते हम तो नहीं जाएंगे, उनका बहुत दिल टूटा है। और जो हटे हैं वो बहुत कम से कम 20-20 15-15 साल से जाने वाले थे सब। हम्म। और पूरी पूरी फैमिली जाती थी उनकी, वो सब हट गए। तो बहुत पूछने की कोशिश की मैम, मैं कभी कभी रास्ते में रोक के उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, पर वो बात अभी तक बीच वाली बताते नहीं है। कि बस मैडम वो तो यही कहते हैं कि ठीक है बहन जी, छोड़ दिया। धृष्टता सुनो, इनकी एक और धृष्टता वाला आंसर सुनो निशा जी। किसी ने पूछा इनसे कि भाई ऐसा तुम्हारे दिव्य गुण हैं जो ये ब्रह्म कुमार ने
ऐसा ठगा लोगों को कि 27 मिलियन यूरो ही ठग लिए, वो भी बूढ़े लोगों के। तो ये कहते हैं अगर वो ब्रह्म कुमार नहीं होता तो वो और ज्यादा ठगता। मैं ब्रह्म कुमार होके ज्यादा ठगता, मैं तो ये कहती नहीं, हूँ। मैं कह रही हूँ ये इनका आंसर सुनो, जो बड़ा उद्दंडता का आंसर है। कहती है कि अगर वो ब्रह्म कुमार नहीं होता तो और भी ज्यादा ठगता। जी। और अरे अजय जी और ने मैम क्या ये ना प्रीति, इनका इसका मतलब इसका ये आंसर, जो हाँ, अजय जी ने वो ये दिया है शाक, कि अगर वो हाँ थोड़ा जी, भी ठगता ना तो वो जेल में होता। जी बिल्कुल ठीक। और ये जो सफेद पोशधारी ये जो बन बन के घूमते हैं, हंस के रूप के, हंस के रूप में, ये जो अंदर से कौवे हैं, ये जो घूमते हैं ना, ये इसी का मैम फायदा उठाते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं भगवान के नाम पे, धार्मिक काम के नाम पे, सेवा के नाम पे। और ये वाकई में मैम इस तरीके से ठगते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। मैं तो ये सोचती हूँ अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही 1.5-2 लाख की सेवा दे दी, अगर मैं उसके झांसे में आ जाती तो मैम पता नहीं मैं कैसे, क्या हाल होता मेरा, मैं सड़क पे ही ना होती कहीं। निशा जी आपने मिस कर दिए बहुत अमूल्य वचन जो उसने कहे, लेखराज ने, कृपलानी ने बोला कि बहुत लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा ठगना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि थोड़े से समय में ज्यादा पैसा ठगना। जी बिल्कुल ठीक है ये मैम। और आपने कल अमूल्य मैम वचन। सिंधी के ऊपर बात की थी ना, सिंधी लोग जो होते हैं, तो हाँ, मैम ये इनकी मुरली में ये पॉइंट आता है, मैंने कल लिखा भी था कमेंट पे कि इनकी मुरली में बहुत बार रिपीट होता है कि बाबा तो, बाकी बच्चे बाबा तो जानते ही हैं किससे कैसे काम निकलवाना है, कौन सी आत्मा से क्या काम निकलवाना है। ये तो मुरली में बहुत रिपीट होता है। तो ये सिंधी लोगों की तो विशेषता है, उन्होंने तो बिजनेस जमाए हैं आके, इंडिया में कितने कितने बिजनेस जमाए हैं सिंधी लोगों ने, बहुत पैसे वाले होते हैं ये लोग। इनके तो सारे लेन देन सब विदेशों से ही होते हैं, इंडिया में तो सिर्फ ये खाते हैं, बाकी लेना देना बिजनेस सब इनके आउट ऑफ इंडिया होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं विशेषता इन्होंने इसमें भी तो बहुत अच्छे से यूज करी है ना अपने सिंधी पने की। दीदी प्रीति दीदी, मैं बोलना चाहता हूँ, अभी निशा बहन भी हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। निशा बहन, जब हम बीके में किसी की पत्नियां जाती हैं तो वो बोलते हैं अपने हस्बैंड को भी लाओ, बच्चों को भी लाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं दीदी? बोलते हैं। अगर वो परिवार पूरा चला गया तो उस परिवार से कोई भी अगर पैसा मिस यूज इन्होंने कर लिया, पूरा खींच लिया, तो उसमें इसलिए जोड़ते हैं कि अगर कल को, जैसे निशा बहन है, इनके हस्बैंड भी जुड़े, इनके बच्चे भी जुड़े हैं, अगर इसमें से एक निकल के कुछ भी गलत कर देता है तो वो निशा बहन पे प्रेशर डाल के कि बाबा ने के नाम पे पूरा वो पति के खिलाफ ही चला जाएगा, वो पैसा भी हड़प लेंगी और कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि पूरा घर इसमें जुड़ा है, और बीवी उनके पक्ष में ही बोलेगी लास्ट तक। तो ये लोग ये टैक्टिस खेलते हैं। और जो बूढ़ी माता जाती हैं दीदी, वो अगर 65 से ऊपर की हैं तो वो आके बैठती हैं, बात करती हैं घर परिवार में, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं कि चलो मेरी माँ है, इनको जाने दो संस्था में, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, इसलिए ये पूरा परिवार जोड़ते हैं। अगर उसमें से एक ही अगर है उस घर में तो वहाँ झगड़े हैं तो ये लोग वही का सबूत देते हैं कि हम तो परिवार कहाँ तोड़ रहे हैं, इसमें तो पूरा परिवार, उन्हीं को ही बुलाते हैं सेंटर में और सबके सामने, अगर आप केस करोगे तो उन्हीं को ही बुला के लाएं, इनका पूरा परिवार है, इनको तो नहीं दिखा, हमने तो परिवार नहीं तोड़ा, ये उन्हीं परिवार को बुलाते हैं। दीदी निशा बहन और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और और मैं, हाँ जी अजय जी, और एक और बात शेयर करना चाहूंगी मैम, एक और बात आपसे बताऊंगी कि ये वहां पे ना ये थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था, शायद हिमांशु जी ने बोला था कि नहीं एक प्लस पॉइंट भी है, इन्होंने किसी गरीब को इतने पैसे देके मदद भी करी। हो सकता है वहां पे वो सच भी हो, पर जो मैंने देखा ना मैम, वो ऐसा था कि एक गरीब कोई किसी घर की आती थी, उसका चाय बनाने का काम था, वो चाय का ठेला चलाती थी, तो वो बहुत बहुत डेडिकेटेड थी। वो भी इसी भाई के साथ-साथ ही आती थी, वो भी, है ना, अलग से। तो हुआ क्या मैम, धीरे-धीरे वो इतना हो गया, उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया, जैसे ये लोग घर तुड़वाती हैं, और वो बड़े शौक से, खुशी से अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी। हस्बैंड किसी और शहर में, वो यहाँ पे रहती थी, सेंटर वाली दीदियों के पास। तो जाती थी काम पे, फिर इधर आ जाना। धीरे-धीरे मैम उसके 3 बच्चे थे, उसने एक-एक करके अपने हस्बैंड से सारे बच्चे बुलवा लिए। पहले 2 बच्चे हस्बैंड के पास थे, लड़की इसके पास थी। इसने बाकी दोनों भी बुलवा लिए, 2 लड़के और 1 लड़की। इसने तीनों लड़के 2 लड़के और 1 लड़की, तीनों संतानें अपनी सेंटर में दे दी उनको। और वो इतनी खुश दीदियाँ सेंटर वाली, कि इन्होंने हमें
मतलब जो समर्पण भाव इस बहन का है ना, ऐसा किसी का हो ही नहीं सकता। इन्होंने तो बाबा को तीनों ही संतानें दे दी, और उनकी उसके उस लेडी की जो लड़की थी उसकी शादी शिव बाबा से करा दी, और प्रॉपर दहेज वहेज सब मैम देखा अपनी आंखों से मैंने। पूरा उसका सेलिब्रेशन हुआ, फिर उसको मुकुट वुकुट लगाया, और वो सेंटर पे समर्पित हो गई लड़की, है ना। तो मधुबन की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो शहरों में सेंटर खुलते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो फिर मैम उसके बाद क्या हुआ, अब इनको तो बैठे बैठाए 3 नौकर मिल गए, 3 सेवाधारियों के नाम पे 3 सर्वेंट मिल गए ना इनको, स्लेव्स मिल गए ना। अब तीनों बच्चे उधर ही रहते हैं, बाहर का काम करो, मिस्त्री का देखो, ये देखो, कूड़ा फेंक के आओ, ये करो वो करो, और वो बच्चे बड़े खुश हैं। और मैम जिस लेडी ने अपने तीनों बच्चे इनको दे दिए और खुद भी वहीं पे ज्यादा रहती है, उसका मैम इन्होंने घर भी बनवाया। उसके घर की छत टूटी हुई थी, इन्होंने उसकी पैसे से मदद भी करी, उसका घर भी बनवाया, और उसको एक दुकान खोल के दी, और उसको स्कूटी दी नई वाली। और तो मैं देखती जा रही हूँ, ने जो देखा कि ये मदद करती हैं, तो जब इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है तब थोड़ी सी कर देती हैं। यस यस, ये कभी भी मैं यही कहना चाहती हूँ, स्वार्थ जहां दिखता है, जहां पे अपना फायदा दिखता है, ये वहां फाइनेंशियली मदद करेंगी। अदरवाइज ये निस्वार्थ सेवा तो मैम बड़ी दूर की बात है। ये अपना मकसद देख के अगले के मुंह पे निवाला डालती हैं, ऐसे तो पानी भी नहीं पूछती हैं ये। और फिर मैं देख रही हूँ कि हम लोग अपना घर खाली खाली करके दे ही जा रहे हैं। और मैम उस लेडी का मैंने एक दिन चेहरा देखा, वो जब जब मैंने ज्वाइन किया तो एकदम दुबली पतली सब। और ये वही लेडी थी मैम जिसने मुझे अपनी ज्वेलरी देने के लिए उकसाया था, बातों बातों में ये वही लेडी थी। और इसका मैम देखते 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 उसका घर बन गया, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, उसके तो दिन फिर गए मैम। वो तो इतनी अच्छी हो गई, उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था कि ये वही है जिसका एकदम काला रंग और एकदम सूखी सी और पतली सी, और ये देखो इसकी क्या शान निकली हुई है। स्कूटी ले लेके अब वो जॉब भी करती है, उसकी शॉप भी चलाती है, बच्चे वहां दे दिए, हस्बैंड बेचारा पता नहीं कहाँ मर रहा होगा उसका अकेला, उसको तो मरने के लिए छोड़ दिया। तो ये मैम इनका ये एक बहुत मतलब ऐसा ट्रैप है कि चैन सिस्टम चलता रहता है। जैसे अब हम गृहस्थी हैं, हम लोग अगर 4 के 4 जाते हैं, जैसे अजय भाई बोल रहे हैं, तो अगर जो मेरा बेटा गया होगा उसके फ्रेंड्स को भी लेंगे ना, कि अच्छा आप कॉलेज जाते हो अपने फ्रेंड्स को लाना। देखिए, आपने ड्रैकुला की पिक्चर देखी है कभी? उसमें जब ड्रैकुला एक को काट लेता है तो वो भी ड्रैकुला बन जाता है, फिर वो दूसरे का खून पीने शुरू कर देता है। तो जिस जिसको वो काटता है वो सब ड्रैकुला बन जाते हैं। बस मैम दीदी वही अब इसका हाल है, दीदी वही हाल है। जी, दीदी हिमांशु जी का अब नाम हम लिया और हिमांशु आ गए, हिमांशु जी आ गए, उनकी उम्र लंबी है। बोलिए हिमांशु जी, निशा जी ने अभी-अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि ये जब किसी की मदद करती हैं तो पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा, आप सुन रहे थे क्या इनका एग्ज़ाम्पल? दीदी एक हाँ, मिनट नहीं मैं आप बोलना चाहता हूँ, हिमांशु जी को बोलने दीजिए 1 मिनट, क्योंकि निशा बहन भूल जाएंगी फिर। दीदी जी। ये लेडीज का जो नाम लिया है, वो लेडीजें जो भी सेंटर में आएंगी वो यही काम करेगी, उससे बुलवा के सारी चीज मंगवाएगी, और दीदी बोलेगी हमने नहीं मांगा, हमने नहीं दिया, ये खुद दिए। ये ऐसे ही नियुक्त की जाती है, उन्हीं की मदद की जाती है कि ये हर लेडीज आने वालों को ये उसका है कि अपना सोना दे दो, अपना घर दे दो, अपना जेवर दे दो, बहाने से उससे जुड़ के सारी चीजें निकलवा के देती हैं। ये उन्हीं की मदद की जाती है। ये ऐसे ग्राहक जिसको बोलते हैं कि डीलर, डीलर रखे हुए हैं सेंटरों में। बिल्कुल अजय भाई ठीक कह रहे हो आप। जी, हिमांशु जी, आपने निशा जी का एग्ज़ाम्पल सुना कि एक लेडी थी, उसने अपने तीनों बच्चे भी दे दिए, अपना सब कुछ दे दिया, तो उसका छत टूट गई थी तो इन लोगों ने बनवा दी। तो ये जब तक इनके पास बहुत बड़ा जो है वो स्वार्थ ना हो, ये नहीं हेल्प करती हैं। मैम उसने तो कुछ नहीं दिया, वो तो बहुत गरीब थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, उसको तो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया संतानें दे दी दूसरों ना से उसने पैसा लूट के ना। हाँ, 3 संतानें अपनी दी ना उसने, संतान सबसे बड़ा पैसा है। बोलिए प्रीति जी हिमांशु। ऐसा प्रीति जी ऐसा इनकी संस्था में तो अनुभव कई तरह के बताते हैं, बाबा ने ऐसे मदद की, बाबा ने वैसे मदद की, पर अरे सेंटर्स के उसमें अंदर कुछ अपोड़ तो बताएँगे तभी तो लोग फँसेंगे, अगर आप वो मुँह से सच बोल देंगे तो सब भाग जाएँगे। हाँ, लेकिन वो मैंने सेंटर्स में भी ऑब्जर्व करा है कि दीदियाँ जो जिनसे स्वार्थ होता है ना उनको ज़्यादा पूछती है, ज़्यादा एंटरटेन करती है। अब जैसे एक कंपनी में कोई जनरल मैनेजर थे, सुरेंद्र भाई कोई थे,
वो भी शादीशुदा नहीं थे और अब तो शायद वो भी माउंट आबू समर्पित हो गए। तो उनको बीके चंद्रकला जी सेंटर इंचार्ज बड़ा खुश होके बोलती थी, "सुरेंद्र भाई मैं तो आप ही को याद कर रही थी।" और वो याद इसलिए कर रही होगी क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, इनके पब्लिक प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस कराते होंगे, डोनेशंस लाते होंगे वहाँ से। तो स्वार्थ तो कूट-कूट के भरा है इनके अंदर, निस्वार्थ भाव का तो खाली एक इन्होंने चोला पहन रखा है बस। और एक एक प्रीति जी आज मैं एक वीडियो देख रहा था सूरज भाई ना, का। आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि इन्होंने डच, एक हेरल्ड नाम का एक डच था, उसने जाके बूढ़े-बूढ़े लोगों के घरों में जा जाके अच्छा सा ब्रोशर दिखा के बहुत-बहुत मिलियन यूरो, 27 मिलियन यूरोस का बहुत लोगों, बूढ़े लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा लिया और फिर 20 साल से वो ब्रह्म कुमार था, फिर गायब हो गया। तो क्या ब्रह्म कुमारी संस्था को नहीं पता होगा कि ये सब कर रहा है? अजय जी का कहना है वही पीछे बैठी होती हैं इसके कि तू आगे से कर, हम तेरे पीछे बैकिंग करते हैं। उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और उल्टा ये लोग ये बोलते हैं कि 27 मिलियन लूटे, अगर वो ब्रह्म कुमार नहीं होता 20 साल का तो वो और भी ज्यादा लूटता। प्रीति जी ये इनको ऐसा सब गंदा सब आंसर पता दिया। होता है। इनको सब पता होता है कि इनकी संस्था में कौन क्या कांड कर रहा है, लेकिन वही है ना कि अपनी छवि खराब ना होने दे, इस वजह से ये बात को घुमा देते हैं, झूठ बोलते हैं। आज आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, मैं सूरज भाई की एक क्लास सुन रहा था। वो 27 तारीख की कोई हैदराबाद में उनकी क्लास चल रही थी, तो उसमें इनडायरेक्टली उन्होंने आपकी स्ट्रीम का जिक्र किया, आपका स्ट्रीम का नाम तो नहीं लिया, अच्छा, लेकिन इनडायरेक्टली सचिन उन्होंने ये थोड़ा बोला। इंटरेस्टेड रहते हैं सूरज में, सूरज भाई में। हाँ, तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि अभी कुछ टाइम से यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो बड़ा भयानक है इनके बाबा के प्रति, दादियों के प्रति। और तो उन्होंने बोला कि बाबा ने इनके किसी फॉलोवर की कोई दिल्ली में ऐसा संपर्क कराया है कि उस बंदे ने 15 मिनट में इनका चैनल बंद करा दिया और अब वो सारे जेल जाएंगे। तो इनडायरेक्टली वो अपने फॉलोवर्स को ये बता रहे थे कि अब ये सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, जो यूट्यूब पे जो इनके तो खिलाफ बोल रहे हैं ना, ऐसे ना उनके विरुद्ध। विश्वास तो बोल रहा था मेरे पर एफआईआर करी है, ये करा है, वो करा है। मैंने कहा तो हाँ, तू फिर मेरे चैनल पे क्यों आके ये सारा टाइम खा रहा है, मतलब मैंने उसको बैन कर दिया। देखो एफआईआर भी कर रहा है और मेरे वो लॉयर है, कहता है मैंने एफआईआर करी है, मेरे पर करी है औरों पे। मैंने कहा तो फिर यू आर नॉट वेलकम ऑन माय चैनल देन। हाँ, तो इनको तकलीफ बहुत पहुंच रही है आपकी स्ट्रीम को देख-देख के ना, इनको बड़ा दुःख हो रहा है और ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काफ़ी हद तक कार्रवाई करने के चक्कर में लगे हुए हैं और खास हाँ तौर पे जी, ये जो नीलिमा एक्स, आप देखो हिमांशु जी, जो एक्स ब्रह्म कुमारी, चलो मैं तो बोलती हूँ खुलेआम कि वो पेडोफाइल लेखराज रेपिस्ट था। आप ये देखो कि ये जो एक्स ब्रह्म कुमारियों का जो ब्लॉग है, इसको ले गए कि आप वहां पर ना बोले, मतलब कि चुपचाप मर जाओ, उफ मत करो, बताओ मत किसी को। वहां एक्स ब्रह्म हुँ। कुमारियों ने जो ब्लॉग बनाया है बिचारियों ने, वेबसाइट, उसको बंद करवाने के लिए कोर्ट गए। सोचो इतना मतलब शैतान जो है उसका दूसरा नाम ये ब्रह्म कुमारी है। हाँ, और इनकी बातें सुन के मेरे मन में एक सुझाव आया, आप एक स्ट्रीम इस विषय पे भी रखना। क्या ब्रह्म कुमारी का शिव बाबा इस योग्य है कि उसको विश्व की सभी आत्मा अपना पिता मान ले, अपना भगवान मान ले? उस ये मतलब ये भी जो कोई बात लक्षण है, मतलब ये कोई टॉपिक है? मतलब पेडोफाइल अगर मैं जेल में से एक निकालूं और उसको मैं पिता मान लूं क्या? नहीं, मैं वही वही बता रहा हूँ, इनकी जो हरकतें हैं और ये भगवान को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसको हम भगवान मान सकते हैं जिसको ये ज़बरदस्ती हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आप सभी का भगवान है? तो इनके कारनामों के आधार पर अगर अपन एनालाइज़ करें ना, कुछ कोई बीके भी अगर इस पे कुछ बोलना चाहे, तो इनके बहुत से कारनामे ऐसे हैं जिस पे काफ़ी ये डिस्कशन किया जा सूरज सकता का है। तो गीता के साथ चल रहा है अफेयर, वो बता रही थी नीलिमा। तो हाँ, वो क्या बताएगा, जो वो छलनी क्या बोले, सूप तो सूप, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। हाँ, उनको दीदी सबसे ज़्यादा तकलीफ दीदी नीलिमा जैसे पहुँची है। दीदी आपने देखा होगा ब्रजवासी आया था तो पहले उसने बोला था कि मैं ला छोड़ दिया हूँ, ला की पढ़ाई की छोड़ दिया। अब आप देख लो उसने सरेआम झूठ बोला। झोला और छाप है जबकि ना ये कुछ भी नहीं पढ़ाई, इनके जो डॉक्टर हैं वो भी झोला छाप नहीं नहीं से हैं दीदी, उनको। फिर भी देखिए उसने ब्रॉडकास्टिंग में झूठ बोला, आपने उसको पकड़ा नहीं, उसने झूठ बोला और वो वकील था और तो ये मुझे खबर नहीं आप तक पता ना, पहुंच। उसने छोड़ दिया था लास्ट में, मैं इतना ध्यान से नहीं सुन रही होती। हाँ और दीदी उसके बाद फिर देखिए, फिर उसके बाद उसने बोला और अभी ब्रॉडकास्टिंग में जो सूरज भाई बोल रहे हैं
तो ये क्या कि ये बताइए कि वो जाके जब उनके ऊपर डर है तो केस कर रहे हैं, तो जब तुम्हें डर नहीं है तुम केस क्यों कर रहे हो? तुम सामना करो ना। तुम्हारे को इसमें कोई वो तो नहीं अगर बोल रहा, बुराई नहीं कर रहा। कल कर रहा हो वो सिर्फ केस तो अपने अभी कर दे, कल नहीं कर नहीं रहा हो तो अभी नहीं नहीं कर दे, अच्छा है हम करेंगे नहीं नहीं दीदी, वो सनातनियों का उससे केस। इसने ब्रह्मा की दीदी तस्वीर हटा के उस पेडोफाइल की तस्वीर लगाई कैसे? इसकी इन लोगों की तो सार्वजनिक पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाले नहीं है, इनको जेल होनी चाहिए, इनको बहुत पैसों का फाइन लगना चाहिए, इन्होंने सनातनियों को हर्ट किया है। ब्रह्मा जी की फोटो की जगह पेडोफाइल की फोटो लगा रखी है, शिव मंदिर में जा जाके लड़कियां ढूंढ फांसते हैं हिंदू, और हिंदुओं का दीदी पैसा फिर यही बोलते हैं। मुसलमानों को देते हैं। दीदी आप नहीं समझती, उसने वहां क्यों बोला, वहां जाके गुजरात में क्यों बोला ये सब, आप उसको पकड़िए कि गुजरात में इतनी जनता आई होगी बीके की, वो इस ब्रॉडकास्ट को माने सुने ना, देखे ना, तो आप और लोग भी तो हमारे कुछ पक्ष में। करिए ना, आप ऐसा करिए जो बीके सूरज जो भी है उसकी स्ट्रीम पर नीचे कमेंट्स तो कर सकते हैं ना, आप जाके दीदी उसको करिए कमेंट कमेंट। कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, वो उसको सुनाते नहीं है, जनता को देखते दिखाते नहीं है, नहीं, उनके कमेंट हाथ में सब कुछ देते हैं। ऑफ कर दिए हैं क्या कमेंट्स? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको पूछ सकती हैं, बिल्कुल आप करते हैं, बिल्कुल आप कर देते हैं। तो उन्हीं के लेते हैं जो ब्रह्म कुमारी के हैं, उन्हीं को रखते हैं। उस इनकी बहुत बड़ी चाल है कि ये जनता उछक के हमारे ये सामने बिल्कुल आए। इस्लामिक है, बिल्कुल इस्लामिक तरीका है, वो भी ऐसे ही करते हैं। बल्कि इस्लामी लोग तो यहाँ पर जो फेसबुक मार्केट प्लेस में जो एड लगाते हैं अपना खाने पीने का, इसका उसका, उसमें भी कमेंटिंग ऑफ कर देते हैं कि कोई वहां पर कमेंट ना कर दे कि इनका खाना हलाल है या बुरा है। दीदी हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी की, इसके माने किसी के धर्म को, किसी के दिल को आहट ना हो। हम तो स्वच्छ के लिए ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सबके भलाई के लिए कर रहे हैं। आपको इसमें आना है तो आओ, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जागृत कर रहे हैं। तो आप जागृत करने में आप केस कर रहे हो, कितने केस करो, करते रहो। मौत तो एक ही बार आनी है दीदी, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो, मौत एक ही बार आएगी, उसको लेके कहीं नहीं कोई जाएगा। मर तो ये भी रहे हैं, लेकिन बुरे हाल तो इनके काले होके हो रहे हैं, इनके चेहरे बदल रहे हैं, इनके सब हो रहे हैं, तो वो दिख जाएगा जनता को। इनका समय बहुत थोड़ा रह गया अजय जी। मैं जो है ना मुझे मालूम है, मुझे अंदर से फील हो जाता है, इनका समय बहुत थोड़ा रह गया है, तो इनको फड़फड़ाने दो थोड़े समय तक। फड़फड़ा रहे हैं ये। उषा जी से भी पूछ लेते हैं उनकी राय, वो उनका तो नंबर एंगेज है। तो फिर स्ट्रीम क्लोज करें, लास्ट में किसी को कुछ कहना है? निशा जी, हिमांशु जी, हाँ बोलिए निशा जी। जी मैम, बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो धोखे से ठग रहे हैं, इनसे ये प्रश्न है कि अगर ये सेवा के नाम पे सब अपने दिल मन से देते भी हैं, चलो किसी ने अगर दे भी दिया है, तो क्या उसकी दुख में, उसकी विपत्ति में, उसकी मुसीबत में उसको देखा जाता है, उसको पूछा जाता है, उसके साथ खड़े होया जाता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निशा जी, आपने इनका ये कमेंट पढ़ा सुरेखा का? प्लीज पढ़ दीजिए। मैम कमेंट नहीं पढ़ रही मैं साथ में। ये नहीं, ये वाला कमेंट बड़ा अच्छा है एक सुरेखा जी। ये सब जो आपने आपको ब्रह्मचारी मान रहे हैं, इन सब की डॉक्टर के पास ले जाकर जबरदस्ती चेकअप करवाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बताए निशा, मैं इनको बताना चाहती हूँ सुरेखा जी, मेरे पास खुद वीडियोस आए हैं, तो उन वीडियो में सेक्स के अलावा बहुत कुछ कर रखा है। मतलब उसके पहले जो भी करते हैं वो सब कुछ करा हुआ है इन्होंने, सब कुछ डिटेल में, ओरल सेक्स ये वो बहुत कुछ, बस एक इंटरकोर्स छोड़ के बाकी सब करा है उन वीडियोस में। तो क्या ये जिसने इतना कुछ करा हुआ है वो और बस एक इंटरकोर्स ने किया हो, तो क्या वो ब्रह्मचारी है? क्वेश्चन ये है। मैम बाहर से किसी भी ज्ञान को कभी भी थोपा नहीं जा सकता, इनको ये समझ कब आएगा?
इनकी बुद्धि में ये चीज जाती नहीं है। इन्होंने एक दुकान खोल रखी है और जबरदस्ती अपना सौदा बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा, आपको ये लेना ही पड़ेगा। और जिसने ले लिया इनके प्रेशर में आके वो तो गया काम से। ज्ञान को मैम कभी नहीं थोपा जा सकता जबरदस्ती। अब आप किसी को कहो रोटी खा ले, रोटी खा ले, उसको भूख ही नहीं है तो कैसे खाएगा? वो कहेगा मैं क्यों खाऊं? जबरदस्ती खिलाओगे तो वो उल्टी क्यों करेगा ना। तो ये इनके ज्ञान से क्या, ये क्यों ज्ञान थोड़ी है, ये अज्ञान जो फैला रहे हैं उससे सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। क्या ये फायदा मैम राजीव, ऐसे? मैं आंसर करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं ईशा फाउंडेशन भी ब्रह्म कुमारी संस्था की तरह बच्चों और परिवारों का ब्रेन वॉश कर समर्पण करवाकर मुफ्त का योगा केंद्र में बेगारी करवा रही है। यदि इस कल्ट का मामला मद्रास हाई कोर्ट संज्ञान ले सकता है तो बीके। देखिए राजीव यादव जी, यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। सदगुरु जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो एक गाइड हैं, वो रियल में इंटेलिजेंट हैं। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं और पूरे ऑडियंस का बीच में आंसर करते हैं। वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते अपना, ना घर घर जाकर जो है वो आपको ब्रोशर्स बांट के और मंदिरों में जाकर लोग रिक्रूट कराते हैं। और एक लड़की का बहुत लंबा मैंने वीडियो सुना, तो वो जबरदस्ती मठ में जाके वो समर्पण करना चाहती थी। उसको मना किया गया लेकिन फिर भी वो जाना चाहती थी। बस उसका उसके दिमाग में ये अड़ थी, क्योंकि वो कई बहनें होती तो एक बहन सोचती है भाई चलो मैं औरों से आगे निकलूं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। लोगों में होती है, कई लोग होते हैं डेडिकेटेड, तो वो अपने मन से गई है राजीव जी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने फोन कर करके कहा है कि तू ईशा सेंटर पे आ, तू ये कर, तू वो कर। ऐसा कुछ भी नहीं करते सदगुरु जी। और वो बहुत सारे उन्होंने नर्मदा वैली प्रोजेक्ट और ये वो बहुत सारा जो उन्होंने कार्य किया है। सदगुरु जी को मेरा प्रणाम है। मतलब वो भी एक तरह के जो है ऋषि हैं, और उन्होंने वो बहुत बड़े गाइड हैं। उन्होंने बहुत कार्य किया है, सेवा करी है। उन्होंने जंगल वृक्षारोपण से लेकर बहुत कुछ हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। वो सात्विक भी हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं। ऑडियंस में कोई भी उनसे सवाल पूछ सकता है, वो कोई वो नहीं लगाते। तो उनको बीके से मत कंपेयर करिए। बीके लोग धूर्त हैं, कपटी हैं। और इन लोगों ने कभी जो है सदगुरु ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ना कहा है कि तुम यहाँ पर डोनेशन दो, ना वो जाके एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो कुछ भी नहीं करते, वो बिल्कुल डिफरेंट है बीके से। अगर वहां पर लोग अपने आप हो गए समर्पण, तो इनको गुस्सा आ रहा है सदगुरु पर कि भाई वहां पर क्यों जा रही हैं लड़कियां, हमारे में क्यों नहीं फंस रही। जैसे अगर कोई हिंदू जो थे, बहुत पुरानी जमाने की बात है, जब रेगिस्तान में मोहम्मद के टाइम पर जो हिंदू लोग वहां रहते थे, पॉलिथिस्ट जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, उनके बच्चे जो वो लोग गरीब होते थे, तो ये मोहम्मद अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता था, बोलता था मैं खाने को दूंगा अगर तुम इस्लाम मान लो। तो वो नहीं मानते थे इस्लाम, तो उनके बच्चे मर जाते थे। तो इसने कहना शुरू कर दिया देखो ये अपने बच्चे मार देते हैं, क्योंकि बच्चियां उनके हाथ से निकल गई। वो बच्चियों को साथ वो करते बच्चे पैदा। और तो अभी बंगाल का वो जो हमारे वो गए हैं, वीएल रॉय क्या नाम है उनका, वो वहां 1971 की उसमें थे बांग्लादेश वाली लड़ाई में। तो वो बता रहे हैं 4 लाख हिंदू विमेन जो है नंगी वहां पर बंद थी। और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और उससे 24,000 बच्चे पैदा करे इन मुसलमानों ने। तो इस तरह से ये लोग जो है सोचते हैं हमारे हाथ से लड़कियां निकलती जा रही है, इस वजह से इन पर करा है सदगुरु जी पे। वो बिल्कुल बीके जैसे नहीं है। ये गलत कंपैरिजन है राजीव जी। और मैम आजकल ये बहुत डाल रहे हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट गई हुई है द्रौपदी मुर्मू। अब ये उसकी एडवर्टाइजमेंट महीना 2 महीने चलाते रहेंगे, वही दिखा हाँ, दिखा के लूटेंगे लोगों को। और एक मैं यहाँ पर आता था बीके, वो मेरे को कह रहा था मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा मुर्मू से। तो ये मेरे को जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आके यहाँ पर बोल के भाग जाते हैं, तो ऐसे लगते हैं मुझे ये बात। ऐसे ही करेंगे मैम, ये यूज करते हैं और ये तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारा एक बीके बैठा हो ताकि वहां हम अपनी खूब चला सकें। हाँ, प्रीति दीदी, सबसे पहले आप देखो इन्होंने जो मंदिरों पे जो बोलते हैं अपने, तो क्या मंदिर एक ही है? तो इन्होंने हर जगह सेंटर क्यों खोल रखा है? हर जगह सेंटर क्यों खोल रखा है? हम भी तो मंदिर हर जगह, सो जगन्नाथ मंदिर खोल सकते हैं हम,
कई बनारस में खोल सकते हैं, सब जगह खोल सकते हैं, तो ये सेंटर क्यों खोले? दुनिया के सामान को देखो, जैसे अल्लाह था, उसने ये कहा है अपनी, ये सेम इस्लामी संस्था है ना, इसलिए मैं इस्लाम का देती हूँ आंसर, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे है, क्योंकि मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से किया, इसलिए लेखराज ने किया, इसीलिए वीरेंद्र देव ने किया, ये सब उसी लाइन के हैं। अब वो अल्लाह कहता है कि ये सारी पृथ्वी जो है वो सब मुसलमानों की है, तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और जो जो काफिरों के इलाके हैं वहां पहुंच जाते हैं ये, और फिर बोलते हैं वहां अपने घर ले लेते हैं। और हिंदू जो है सोचता है चलो महंगे में एक मुसलमान को घर बेच दूं इस लोकेलिटी में, मतलब पैसे ज्यादा मुझे मिलेंगे तो मैं मुसलमान को दे दूं, तो वो पूरी धीरे धीरे वहां मस्जिद बना लेगा, वहां एक जैसे बैठा होगा तो फिर दूसरा भी। आप कहीं भी यहाँ मॉल में जाके देखो, जहां पर मस्जिद बनी होगी वहां एक एक मुसलमान की कसाई की दुकान होगी, एक वहीं पर वो होगा, तो ये जब एक खोलता है तो दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, वहां पर पूरा बसना शुरू कर देते हैं ये। तो और हिंदू जो है सोचता है भाई हमें पैसा मिल जाए, फ्री का सामान मिल जाए, हिंदू इस चक्कर में रहता है। और मैम जो जो राजयोग सीख रहा है, इनकी मेडिटेशन का नाम राजयोग बताते हैं ना, ये सबके ब्रेन चूस रहे हैं, सबके ब्रेन वीक कर रहे हैं, और वो ये तो जो एनर्जी वहां वैम्पायर है। और बताऊं, ये लोग तो बल्कि मुझे लगता है सेक्सुअल वैम्पायर्स हैं ये, क्योंकि लेखराज जब सोती थी वो लड़कियां, जो वो बोलती थी कि वो सोते समय जो लड़की के उसने टॉप ऊपर किया और उसके साथ उसके सन खींचे, ये किया वो किया, तो ये सब जो है सेक्सुअल वैम्पायर्स हैं। एक चीज है कि दूसरे के साथ सेक्स कर करके उनकी ऊर्जा खींचना, जो मैंने एक स्ट्रीम करी थी ना, तो उसमें 3 तरह के बताए थे, ऊर्जा और पिशाच और भावनात्मक पिशाच, और एक और था, तो मानसिक हाँ मानसिक पिशाच, और चौथा ये सेक्सुअल यौन पिशाच भी है। आपकी ऐसे आपकी आपने यही कई बातें लड़के उनको देखे होंगे, हाँ, जो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों को उल्लू बना के सेक्स कर लिया जाए, तो उनकी ऊर्जा खींच ली जाए। आपकी यही बातें उनको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। आप जो इतना स्पष्ट और खुल के बोलते हो ना उनकी कारनामों को लेके, ये बात उनको बहुत तकलीफ देती है। मुझे गोलमोल बोलना ही नहीं आता एक्चुअली, मैं बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ, जो मेरे मन में आता है वैसे ही बोल देती हूँ मैं। हिमांशु जी, जो ये जो सूरज भाई बोल रहे हैं वहां पे, तो ये तो उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब भाग जाएंगे ना, फिर उनको कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे? हमें गलत सलत बोल के, ये एफआईआर का बोल के, तो फिर ये बाकियों को टिकाना भी तो है ना, बहुत बड़ा कर्तव्य है, इतनी जनता वहां पे बिठा के रखी है, वो भाग जाएगी ना हमारी स्ट्रीम सुन सुन के। हाँ, कई लोग शांतिवन छोड़ चुके हैं। ये नीलिमा जी का वीडियो देख के बहुत लोगों ने छोड़ दिया शांतिवन। तो हिमांशु अभी तो जी, जो इनको लोग छोड़ सकते हैं ना वो छोड़ देंगे भाई, बहुत सारी दादियां हैं, वो उनके जिनके घरों से कांटेक्ट खत्म हो गए, वो बेचारी तो जॉब नहीं कर सकती, कहाँ जाएंगी? यहाँ पर कोई, यहाँ पर तो विदेशों में तो बूढ़े लोगों का फिर भी वृद्धाश्रम है, इंडिया में तो ऐसा कोई है नहीं सिस्टम, तो गर्मी में और बिना भूख के, जब पैसा जब भूखे भजन नहीं होता, जब सबसे पहले तो सर्वाइवल की चिंता है, हम्म इस वजह से नहीं छोड़ेंगी, समझ तो उनको। मैम इसी बात का तो मैंने देखो, जो इतनी पुरानी दादियां, उनको तो वैसे ही सब पता है अंदर की बात, लेकिन वो मैम छोड़ इसी बात सकते। का डर है ना इनको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं गई थी किसी के घर फंक्शन पे, तो इन्होंने मतलब एकदम इनका रंग उड़ गया था, और अभी सब मेरे से कट कट के निकलने लगे हैं। पहले तो सब थोड़ा थोड़ा बुलाते थे, और अब साइड से ऐसे देख के निकलते जैसे टेढ़ी आंखों से। तो फिर मैं अपनी बात बता रही हूँ मैम, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था ना, तो मैं भी बड़ा नाचते कूदते हुए जाती थी सेंटर, स्कूटी उठा के भाग भाग के। तो एक बार एक सरदार जी आए, उन्होंने ना मुझे रोका, मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, तो कह रहे कहाँ जा रही है बेटा तू? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं वहां जाती हूँ। तो उन्होंने ना मेरे को स्टार्टिंग में ही बोला था, कहते बेटा मेरी एक गल सुन, तू उत्थे ना जा, कुछ नहीं हैगा उत्थे। तो मैम वो बात मैंने इग्नोर कर दी थी, क्योंकि उस टाइम ना नए नए ज्वाइन करो ना, तो ये पता नहीं क्या कर देती हैं, तो ऐसे खींचा खींचा जाता है बंदा, सब कुछ छोड़ के भाग भाग के जाता है। तो ये वो बात मैम मेरे को बाद में याद आई जब मैंने छोड़ा, जब मैं वहां से निकली तब मुझे वो सरदार जी याद आए कि उस टाइम वो बात अगर मैंने सुन ली होती, तो इतने मेरे 10 साल खराब ना होते इनके आश्रमों में जा जाके धक्के खा के।
बात ये आप तो ये अभी यंग हो और अभी नई-नई गई हो ना तो निकल आई। जो बहुत पुरानी दादियाँ हैं ना वो निकल नहीं सकती हैं। उनको तो पहले ही समझ में आ गई है जालसाजी, लेकिन वो निकल नहीं पाती हैं। और ये निशा जी का जो अनुभव है ना, ये सबका अनुभव ऐसा ही है। शुरू-शुरू में भले ही कोई कितना भी मना करे कि भई ब्रह्म कुमारी मत जाओ, गंदी जगह है। लेकिन लोगों को क्या है, उनका बाहरी चेहरा इतना अच्छा लगता है, बाहरी जो सेंटर इतना आलीशान सेंटर बना रखा है, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। और जब तक ठोकर ना लगे तब तक लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि हम गलत जगह जा रहे थे। हाँ, मतलब हर बार ठोकर लग के ही क्यों सीखना? जो इंटेलिजेंट होता है वो दूसरे की ठोकर से ही सीख लेता है। मैम वो तो बताए ना टिकता ही प्रीति नहीं जी। है, वो तो कोर्स ही नहीं करता इनका, वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं करता। जो तार्किक बुद्धि वाला जाता है, इंटेलिजेंट जाता है, वो तो कोर्स के बीच बीच में ही निकल जाता है कि अपना संभालो ज्ञान भाई, ये तो हम हमारे मतलब का नहीं है। और जो नई तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, थोड़ा समर्पण भाव वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं, दिल से सोचते हैं मैम। कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, कुछ दिल से सोचते हैं, हमारे जैसे हम लोग फंस गए वहां पे। जी। अच्छा डव जी, मैं लोनली नहीं हूँ, मैं तो मैरिड हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पास काफ़ी है। तो आप मेरे को ये क्यों लिख रहे हो कि मैं लोनली हूँ? क्यों लिख रहे हो ये बात? जी। उषा जी से भी पूछ लेते हैं। देखती हूँ उठाती है कि नहीं। उठा नहीं रही हैं। चलो कुछ नहीं होता। हिमांशु जी आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैं तो यही बोलूँगा सूरज भाई की बात सुनने के बाद, ये अभियान को और जोर-शोर से बढ़ाओ, जितना और लोगों को जागरूक कर सके, क्योंकि ये तो लोगों को धमकाने में लगे हैं। इनको लगता है इनकी धमकी सुन के लोग शांत हो जाएँगे। हुँ। सूरज जी को पता नहीं है कि मैं विदेश में हूँ, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मेरे ख्याल से वो तो नीलिमा जी की तरफ इशारा ज़्यादा कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो विदेशी हैं वो तो इनसे खार खाए बैठे हैं। आपको पता ही है कि विदेशी लोगों को तो अपना बाइबल वो सब चलाना होता है, तो कोई भी संस्था जो आगे बढ़ जाती है वो उसी के थोड़े-थोड़े वैसे हो जाते हैं। और ऐसी लूट-पाटी संस्था के खिलाफ मैं लड़ रही हूँ तो मुझे तो उनका सपोर्ट ही मिलेगा। वो जो रजनीश थे, उनका भी तो उन्होंने खत्म वो करवा दिया था, क्योंकि उन पे बहुत पैसा और वो सब बहुत पावरफुल हो गए थे। तो इसी तरह यहाँ पर विदेश में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वैसे ही ये लोग उसको करते हैं। और ये लोग तो सचमुच में लूटू हैं, तो इनको इनके खिलाफ तो वो कभी भी वो नहीं करेंगे, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं तो ऐसी समझती हूँ। ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि बूढ़े लोग जो हैं और बच्चे, बच्चे और बूढ़े 2 वल्नरेबल लोग होते हैं। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, तो आपको पता होगा कि ये 2 अ लोग अगर अजीब-अजीब कार्य करें सपोज़, तो इनको हम पागल कह सकते हैं। जो बूढ़ा भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है और जो कोई गलत कार्य करता है, तो वो माफ़ी लायक नहीं होता, उसको पागल करार नहीं। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि अम, डॉक्टर जेके शाइंडलिन एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कोर्ट केस, इस पर मैंने स्ट्रीम करी है, मोहम्मद पर कोर्ट केस। तो उसमें उन्होंने किताब में एक बात ये कही थी कि कोई अगर इंसैनिटी प्लीड करे, जैसे अगर मोहम्मद जिंदा होता तो उस पे कोर्ट केस होता। तो अगर वो ये अपने आप को पागल करार करने की कोशिश करता, तो पागल करार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो बूढ़े एक बात उन्होंने ये कहा कि जो बूढ़ा और बच्चा है, उसको जो सताता है, उसको सैडिस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब सैडिस्ट को क्या कहेंगे? जो पीड़ा देने वाला, पीड़क, उसको पीड़क कहेंगे, जो एक बूढ़े और बच्चे को सताए। और मोहम्मद ऐसा ही था, जो बूढ़े और बच्चे का फ्रॉड करे, वो भी एक पीड़क है। तो ये जो संस्था है,
ब्रह्म कुमारी की, ये सेडिस्ट की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि इन्होंने बूढ़े बुजुर्गों को ठगा। बूढ़े बुजुर्गों को ठगने के कारण ये एक सेडिस्ट कैटेगरी में आ गए। खाली फ्रॉड की कैटेगरी में से हटकर ये एक सेडिस्ट कैटेगरी में भी आ गए, यानी कि ये पीड़क कैटेगरी में आ गए। और आपको अगर आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं कि जो पाप करता है, जो परोपकार करता है वो पुण्य को प्राप्त होता है, और जो पाप करता है वो जो पीड़ा देता है वो पाप को प्राप्त होता है। तो जो ये पीड़क हैं ये पाप को प्राप्त होंगे। ये जो ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमारी संस्था है, जो इसके पीछे है, इतने सारे बूढ़े बुजुर्गों को जो इन्होंने फ्रॉड किया है, तो ये फ्रॉड नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये पीड़क कैटेगरी में आ गए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर J.K. शाइनलिन, ये पीड़क की कैटेगरी में आ गए, और पीड़क की कैटेगरी में आने से अकॉर्डिंग टू व्यास जी, ऋषि व्यास के अनुसार ये एक पापी कैटेगरी में आ गए। तो अब ये बहुत बड़े पापी हैं। यहीं पर मैं मैम इसको समाप्त करूं। जी बोलिए जी निशा। मैम। मैम इनके जितनी भी स्ट्रीम्स हुई हैं, तो मैं आज इनके 4 और 5 मेन पॉइंट्स इनके रखे हुए हैं मैंने। पहला तो ये कि इन्होंने ब्रह्मा जी की जगह लेखराज की फोटो क्यों लगाई, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, पति पत्नी को भाई बहन क्यों बनाते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेवा के नाम पे पैसों की लूट खसूट क्यों करते हैं। ठीक है मैम, ये 3 पॉइंट इनके मतलब मेन है, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, और ये उसे मुकर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सबको मानता है। चौथा पॉइंट और दहेज लेते हैं, ये जो एक चौ कलंक है। जी तुम अगर जी एक दहेज प्रथा एक कलंक है तो उसको बढ़ावा दे रहे हो। मैम, देखा था जब वो ये सेंटर बनाया ना इन्होंने नया, तो वहां पे जो दीदी थी ना, उसके घर वाले भी पहुंचे थे, जिनकी वो बेटी थी, और वो इतना सामान लेके आई, इतना सामान लेके आई, मैं देख देख के हैरान इस हुई। और पर तो शगुन के स्ट्रीम करेंगे, लिफाफे, मेरे पास वीडियोस हैं, इस पर एक शगुन के स्ट्रीम लिफाफे करेंगे। दे रहे थे। और जैसे एक बेटी को घर में नया, बेटी कोई नया घर बनाती है, तो उसके मायके वाले कैसे सामान लेके जाते हैं ना नए घर का मुहूर्त पे, ऐसे मतलब वो इतना सामान लेके गए, तो सारा कुछ तो ये वैसे ही कर रहे हैं। खूब खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और दूसरों को खाली कर रहे हैं, खोखला करते जा रहे हैं लूट लूट के। मैंने ना कुछ दिन पहले निशा जी एक सपना देखा, आज के इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर आप आ गई है तो बता देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा, आपने वो देखा ममता वो जो ममता बानो है, वो जो वो है सेडिस्ट है, जो ममता बानो, जिसकी वजह से इतने रेप हो गए हैं कोलकाता में, जो चीफ जी जी मिनिस्टर जी बंगाल की। तो वो जैसे वो बोलती है ना, खेला हो बे, तो वैसी साड़ियां पहने ये सारी ब्रह्म कुमारियां उस तरह धीरे धीरे जॉगिंग कर रही है। ये मैंने सपना सुबह देखा, मेरी आंख खुल गई। ये कुछ दिन पहले की बात है। तो मुझे नहीं पता ममता बानो और ब्रह्म कुमारियों में क्या लिंक है, पर मैंने ये सपना देखा था कुछ दिन पहले अचानक से। चलिए, तो अब मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और आप सभी से और धन्यवाद निशा जी, आपके बहुत ज्यादा आपने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया। आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे देती हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट था वो कि, और आज के टॉपिक से था कि कैसे वो बंदा जो है फ्रॉड कर रहा था, इन्वेस्टमेंट करा रहा था अपने रियल एस्टेट में। उससे आप बच तो गई, लेकिन बहुत सारे लोग फंस गए उसमें। तो ये लोग फौरन हाथ झाड़ लेती हैं अपनी, जब मीठा मीठा हाँ हाँ और कड़वा कड़वा थू थू। तो वही बात है और तो अंत में मैम एक ये हाथ जोड़ के सबसे विनती करना चाहूंगी, जो पति पत्नी भाई बहन बनना चाहते हैं, वो कृपया करके ब्रह्मा कुमारी संस्था ज्वाइन करें। धन्यवाद। यही कितनी शर्मनाक बात है। आपने शादी के वक्त जो वचन लिए हैं उसका आप उस संकल्प से हट गए, तो ये इसी का पाप लग जाएगा आपको। तो ऊपर से आप इतने बेशर्म हो कि अपनी बीवी को भाई मतलब बहन बोल रहे हो।
तो आप सभी से विनती है कि स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से जो है ना वो यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो अगर ये लोग हमारी रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी काट यही है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास समय कम है और कम समय में हमें सब लोगों को जल्दी जल्दी जागरूक करना है। अगर हर व्यक्ति अपने घर के आसपास के 10 फैमिलीज को इस्लाम, चांदनिया, सत्य साई बाबा, ब्रह्म कुमारी, इन सब के बारे में जागरूक करा दे, तो आपका कर्तव्य एज अ सनातनी पूरा होगा। आप सबके ऊपर ये कर्म का वो है, आपको अपना दायित्व उठाना है, सबको अपना अपना गिलहरी प्रयास करना है। और गिलहरी प्रयास मतलब 10 घरों में ये सारी इंफॉर्मेशन इन 5 लोगों के बारे में, इस्लाम, सत्य साई और शिरडी साई, ब्रह्म कुमारी, इन 4 लोगों के बारे में अवश्य बताना है। तो आज के लिए इतना ही था। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय मां दुर्गा, जय श्री राम।